हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिहार का टारगेट बैच। बिहार टारगेट बैच में हम लोग का टारगेट है 110 क्वेश्चन अचीव करना, जिसके लिए हमने पहले ही बिहार का पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स हमने अपने चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। हमारा इसमें लास्ट सब्जेक्ट बच रहा था बिहार का हिस्ट्री, जिसको हम आज देखेंगे। देखो, बिहार का जो हिस्ट्री है ना, ये थोड़ा सा लेंदी है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जैसे आप पढ़ते होगे ना, बिहार का आप जैसे एंशियंट पढ़ोगे, मिडिएवल पढ़ोगे, या बिहार का आधुनिक भारत जब आप पढ़ोगे, तो आपको एक चीज दिखेगा कि 80% जो हिस्ट्री है ना, वो घूम फिर के आपको बिहार में ही दिखेगा। ठीक है। और आज हम लोग जब बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे ना, तो इसमें भी आप देखोगे कि आपने जो मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत के इतिहास में भी ना आप देखोगे कि जो जो चीज आपने पढ़ा था ना, उसमें से 80% चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसको अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें दो तीन ही टॉपिक बच जाएगा। जैसे एक तो क्रिप्स मिशन के बाद का, ठीक है, जो क्रिप्स मिशन के बाद जैसे कैबिनेट मिशन ये सब हो गया, तो उसमें बिहार का कोई ज्यादा हस्तक्षेप था नहीं, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया है। और उसके बाद सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, एक वो वाला सेक्शन, और एक जनजातीय विद्रोह जो ऑल ओवर इंडिया में हुआ था ना, वो तीन ही चीज, चार चीज आपका छूटेगा। जो मैं आधुनिक भारत का इतिहास कराऊंगा ना, तो मैं उसको भी कराऊंगा, ये तो कराऊंगा ही, साथ साथ उसको भी करा दूंगा। ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास इससे कहीं ज्यादा, मतलब कहीं कम पढ़ना है आपको, जितना आपको आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ना है। आधुनिक बिहार के इतिहास में लगभग हम लोग 56-57 पेज देखेंगे इसमें, जिसमें से मुझे लगता है कि बिहार पीसीएस में आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है, उसमें आपका सवाल तो नहीं छूटेगा भाई। ठीक है। क्योंकि अपना टारगेट है 110 क्वेश्चन अचीव करना था, थोड़ा और उससे ज्यादा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपन श्योर शॉट चाहते हैं रिजल्ट। अपन ये नहीं चाहते कि देखेंगे, करेंगे, होगा नहीं होगा, ऐसा ये सब अपन अपने, मतलब यूं मानो अपने डिक्शनरी में नहीं है। क्या होगा नहीं होगा, जो अपन कर रहे हैं उसको ठीक से करेंगे, आगे ऊपर वाले की इच्छा। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार का आधुनिक भारत का इतिहास। बिहार आधुनिक भारत के इतिहास में आप लोग आज शुरू से ही देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है। अगर आपको लेक्चर वगैरह पसंद आता हो ना भाई, तो आप ना क्या करो, सब्सक्राइब कर लिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है। और नहीं पसंद आता हो तो कमेंट करके बताइए भी कि क्यों नहीं पसंद आया और क्या प्रॉब्लम थी उसमें, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर है उसमें उसको रिफॉर्म करूँ। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। इसमें देखो, इसमें आधुनिक बिहार के इतिहास में ना हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद जो कुछ फैक्ट्स वाला चीज है ना, उसको आप लोग पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ेंगे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि अगर मैं ही यानी अगर ऑनलाइनर भी मैं पढ़ाने लग जाऊँ ना औरों की तरह, तो टाइम कुछ ज्यादा ही लग जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा 1-1.5 घंटे में मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, और उसका जो ऑनलाइनर होगा ना, वो पीडीएफ से आप लोग खुद ही पढ़ेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हो, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना तो उसमें आपको पीडीएफ भी दिखेगा। ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह डिस्क्रिप्शन से निकाल के और उसके बाद ऑनलाइन आप लोग खुद से ही करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन आपको करना कंपलसरी है। उसमें मैंने उन सारे फैक्ट्स को रखा है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो उसमें आपको ठीक ठाक ऑनलाइनर मिलेगा। हर टॉपिक के बाद आपको उसके फैक्ट्स मिलेंगे। तो वो आपका काम है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो भाई बाद में पछताओगे खुद ही। तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है, और जो भी चीज मिले उसको रट जाना है। ओके। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। ये देखो आप, आधुनिक बिहार का इतिहास, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, अच्छा लगेगा। ठीक है। तो बिहार में सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो बिहार में थोड़ा सा अपना इंडिया का देखते हैं फैक्ट। तो देखेंगे कि पुर्तगाली जो है ना हमारे यहाँ 20 मई 1498 को आया था, और कालीकट के तट पे सबसे पहले पहुंचा था। और पहली फैक्ट्री इसने लगाई थी कोच्चिन में 1503 ईस्वी में। तो आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। पुर्तगाली के बाद आता है डच। डच की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है भाई? तो 1605 में लगती है। या कहाँ? मछलीपट्टनम में, या मछलीपट्टनम कह ले या मछलीपट्टनम कह ले, सब एक ही। फिर आता है ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश लोग। पहली फैक्ट्री ये लोग लगाते हैं मछलीपट्टनम में ही 1611 में। देखो कुछ जगह आपको मिलेगा कि सूरत में लगाया था 1608 में। देखो सूरत में जो सूरत वाली जो फैक्ट्री थी ना 1608 वाली,
वो 1608 में उसका काम शुरू जरूर हो गया था, लेकिन वो बनकर तैयार हुई थी 1613 में। तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे, पहली फैक्ट्री इसकी 1611 में ही लगी है मछलीपट्टनम में। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। भाई ब्रिटेन के बाद आता है डेनिश। डेनिश लोग आते हैं और 1620 में ट्रावनकोर में ये अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। देखो फैक्ट्री इन लोग की ऐसी नहीं होती थी कि उसमें कुछ सामान बनता था, एक तरह का ना ये वेयर हाउस होता था, यानी माल गोदाम टाइप का होता था, जिसमें ये अपने सारे सामान वामान रखते थे और इनके ऑफिस वगैरह का काम भी उसमें चलता था, और उसके बाद इनके स्टाफ उसमें रहते थे। तो उसको फैक्ट्री कहते थे। फैक्ट्री अभी का फैक्ट्री जैसा नहीं था कि उसमें कुछ बनता उनता नहीं था भाई, एक गोदाम टाइप का होता था इन लोग का, और इनके स्टाफ वगैरह उसमें रहते थे। भाई डेनिश के बाद आता है फ्रेंच। यहाँ पे फ्रेंच लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट करेंगे, फ्रेंच है। फ्रेंच आया था, इसने अपनी पहली फैक्ट्री 1664 में सूरत में लगाई थी, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो आपने सबसे पहले देख लिया कि पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर उसके बाद कौन आया था भाई? फ्रांसीसी आए थे 1664 में। थोड़ा सा आप लोग ये भी याद रखेंगे कि इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बिहार में जैसे हम यूरोपीय कंपनी का आगमन देखते हैं, रुक जाओ इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लूँ। ठीक है, तो ऊपर स्लाइड कर लेता हूँ। जैसे आप बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे तो यहाँ पे भी सबसे पहले इंटर करता है पुर्तगाली। 17वीं सदी के प्रारंभ में जो पहले आएगा भाई वही ना बिहार में पहले आएगा। तो कहते हैं कि इनका जो व्यापारी केंद्र था ना, ये हुगली था। हुगली से ये पटना ये व्यापार करते थे, नाव से व्यापार करते थे। हुगली से सामान पटना और पटना से हुगली, ये नाव के द्वारा सामान ले जाते थे। और इनके व्यापार का मेन सोर्स जो था ना, ये व्यापार क्यों करते थे? इनको चाहिए था भाई सोडा। सोडा बम बारूद बनाने के काम आता है। उसके बाद चाहिए था इनको सूती वस्त्र, क्योंकि पटसन वगैरह पटुआ वगैरह यहाँ पे बहुत खेती होती थी, इसलिए इनको सूती वस्त्र भी चाहिए होता था। फिर इनका इंटरेस्ट था मसालों में, और फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में। तो बीपीएससी में सवाल ऐसा पूछा भी है कि ये लोग व्यापार किस चीज का करते थे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इनका जो व्यापार का सोर्स था ना, ये सोडा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले वगैरह में ये व्यापार करते थे, और इसी में ये इंटरेस्टेड भी थे पुर्तगाली लोग। लेकिन सोडा तो देखेंगे आपको अधिकांश जगह मिलेगा। फिर आता है भाई डच। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ना, ये लगाता है, या पहली फैक्ट्री अपना 1632 में, जो पटना कॉलेज जो है ना, अभी पटना कॉलेज का जो नॉर्थ बिल्डिंग है उसमें इसकी पहली फैक्ट्री लगती है। तो 1632 में पटना कॉलेज का जो नॉर्थ बिल्डिंग है उसमें डचों की पहली फैक्ट्री लगती है। तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। इसका भी इंटरेस्ट किसमें था भाई? इसका इंटरेस्ट था सोडा में। तो सोडा में तो इंटरेस्ट है ही भाई, क्योंकि बम बारूद बनाने का काम आएगा। उस समय जानते ही थे कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जूझ रहा था, तो इन लोग को कुछ ज्यादा ही जरूरत थी बम बारूद की। तो सोडा के लिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, और बिहार और बंगाल सोडा का एक केंद्र हुआ करता था। आज भी सोडा है ना, बिहार बंगाल के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद इनको चाहिए था भाई अफीम, चीनी चाहिए था, और सूती वस्त्र चाहिए था। ठीक है, वस्त्र की जो मतलब क्लॉथ्स की जरूरत तो सबको पड़ती है। तो आप देखेंगे इनका, आपने देखा क्या? सोना, सूती वस्त्र, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन। इनका यहाँ पे देखेंगे सोडा, अफीम, चीनी, और चीनी और सूती वस्त्र। ठीक है। 1632 में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार आया था। ठीक है, एक पीटर मुंडी नाम का एक अंग्रेज यात्री था, यह पहली बार बिहार आया, और डचों को ना व्यापार करते हुए देखा था इसने। तो पूछ देता है कि यानी जो डचों के टाइम कौन सा अंग्रेज बिहार आया था, तो भाई ये पीटर मुंडी था, और डचों को इसने व्यापार करते देखा, तो इसके अंदर की भी हलचल बढ़ गई। इसको भी चाहिए था कि भाई इस व्यापार में यही अकेले क्यों, मैं भी रहूं, हमारे देश के लोग भी रहें। तो ऐसा कुछ इसने देखा। 1665 में एक डच यात्री आता है जिसका नाम होता है भाई ट्रेवर नियर। ट्रेवर नियर पटना आता है और छपड़ा की यात्रा करता है, छपड़ा जाता है। तो ट्रेवर नियर था, डच यात्री था, 1665 में आया था, और ये छपड़ा जाता है और वहां पे देखता है कि वहां पे ना भाई सोडे के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। ठीक है, सोडा के सोडा जो आपको मैंने बताया कि बम बारूद बनाने का काम आता था, उसके शुद्धिकरण का काम यहाँ चल रहा है। इसने ऐसा देखा। 1758 में अंग्रेजों द्वारा सोडे के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया जाता है। मतलब 1758 आते आते, 1665 की बात चल रही है, लेकिन 1758 आते आते आप देख ही रहे हो कि पीटर मुंडी देख के गया है यहाँ से। तो 1758 आते आते अंग्रेज लोग क्या करते हैं, सोडे के व्यापार पर ना एकाधिकार कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई सोडा का जो व्यापार होगा ना, ओनली मैं करूंगा, और मेरे अलावा कोई नहीं करने वाला। ठीक है। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध आप याद रखेंगे। बेदरा का युद्ध वैसे हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको ठीक से पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 1759 में जब बेदरा का युद्ध होता है, तो अंग्रेजों ने डचों को यहाँ पे हरा दिया, यानी डच अंग्रेजों द्वारा परास्त हो गए। ठीक है, और इनका क्षेत्र जो है ना, कासिम बाजार और पटना तक सिमट के रह गया। तो आप याद रखेंगे बेदरा के युद्ध में जो डच परास्त होते हैं, उसके बाद इनका जो क्षेत्र होता है सिमट कर कासिम बाजार से पटना तक रह जाता है।
1824-25 में देखेंगे लास्टली डचों की कंपनी जो है ना, अंग्रेजों की हो गई। 1824-25 आते आते डच जो है ना भाई वो साइड हो गए, यानी इनकी कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा भाई अंग्रेज, पूरा गेम इन्हीं का है। देखो अंग्रेज, देखोगे अंग्रेज तो 1620 में अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में फैक्ट्री अपना स्थापित करता है। ठीक है, 1620 में आलमगंज में ये अपना फैक्ट्री स्थापित करता है पटना के, लेकिन 1621 में हो जाता है बंद। तो आपसे अगर पूछे कि यानी इसकी पहली फैक्ट्री कौन सी है, तो 1651 में जो गुलजार बाग के पटना में इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, उस समय के सम्राट मुगल सम्राट थे शाहजहां। तो शाहजहां के टाइम में 1651 में गुलजार बाग में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की। तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। तो पहली फैक्ट्री कब बनी भाई इसकी? 1651 में। 1664 में इस फैक्ट्री का हेड जो है ना जॉब चौर्नक बनता है। तो जॉब चौर्नक इसका हेड कब बन जाता है? 1664 में। कहते हैं इस समय जो बिहार का सूबेदार था ना भाई, ये शाइस्ता खां था, जिसने 1680 में इसने 1680 में कंपनी पर 3.5% टैक्स लगा दिया शाइस्ता खां, जो जॉब चौर्नक को पसंद कहाने वाला था। तो जॉब चौर्नक क्या करता है, 1686 में हुगली को लूट लेता है। चौर्नक ने क्या किया, 1686 में हुगली को लूट लिया। अब इसके पश्चात क्या होता है, शाइस्ता खां ने बंगाल और बिहार में स्थित जितनी भी कंपनियां हैं अंग्रेजों की, उसको जब्त कर लिया। ठीक है, फिर 1690 में समझौते के तहत फिर से ये लोग व्यापार अपना करना शुरू करते हैं। फिर 1770 में फारुखसियर इन लोगों को व्यापारिक छूट दे देता है, जिसको जैसे कि किला बनाने का अधिकार, मतलब किला ढालने का अधिकार, उसके बाद सिक्का ढालने वगैरह का अधिकार इन लोगों को दे देता है, जिसको ये लोग मैग्ना कार्टा का नाम देते हैं। तो अपने अंग्रेजों का देखा कि 1620 में इसने आलमगंज में फैक्ट्री बनाई, 1621 में इसका बंद हो गया, 1651 में फिर गुलजार बख्त पटना में इसने फैक्ट्री बनाई, 1664 आते आते जॉब चौर्नक इसका हेड हो जाता है। इस समय बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था। शाइस्ता खां ने 3.5% टैक्स लगा दिया, जो जॉब चौर्नक को पसंद नहीं आया। उसने क्या किया, हुगली को लूट लिया। परिणाम था क्या होता है, शाइस्ता का बिहार बंगाल स्थित जितनी भी अंग्रेजी कंपनी थी उसको जब्त कर लिया। लेकिन फिर 1690 में क्या होता है, एक समझौता होता है, जिसके तहत फिर से इनकी कंपनी शुरू हो जाती है। 1717 में फारूखसियर एक मैग्ना कार्टा पे साइन करता है, एक बिल होता है उस पर साइन करता है, जिसके तहत अंग्रेजों को यह अधिकार दे दिया जाता है कि भाई देखो, तुम लोग अब सिक्का उक्का ढाल सकते हो, ठीक है, और व्यापार कर सकते हो, किला उला बनाने का इनको अधिकार मिल गया। ठीक है, कहता है बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो भाई ये रॉल्फ फिच था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। फिर कहता है 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा हुई। ठीक है, और जॉन मार्शल इस अकाल की चर्चा करता है। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने क्या किया, 1670 के बीच के जो अकाल था उसके बारे में बताया। फिर बिहार में सर्वप्रथम ब्रिटिश सत्ता का विरोध किसने किया था भाई? अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने किया था, जो 1759 में इसका जो है ना बिहार अभियान समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता का विरोध कौन करता है? अली गौहर करता है। तो आप इसको याद रखेंगे। और 1760 में इसने पटना को, यानी पटना में ना घेरा डाल दिया था। तो आप देखेंगे 1760 में इसने पटना में घेरा डाल दिया। 1759 में इसका जो है ना बिहार अभियान समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है, अगर या एग्जाम में पूछता है कि ब्रिटिश जो सत्ता है उसका विरोध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो अली गौहर था। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन बने हैं, तो भाई फ्रांसिस ग्रांड बने हैं। तो फ्रांसिस ग्रांड को आप याद रखेंगे, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड इनका फुल फॉर्म नाम था, मतलब फुल फॉर्म था इनके नाम का, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। लेकिन फ्रांसिस ग्रांड आप याद रखेंगे, ग्रांड भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? फ्रांसिस ग्रांड थे। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। ओके, अब देखेंगे फ्रांसीसी। देखो भाई फ्रांसीसी जो है ना पटना में, यह पहले आ गया डेनिस से पहले। ठीक है, तो 1734 में इसने क्या किया, पटना में माल गोदाम की स्थापना की। ठीक है, तो माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसी ने ही की थी। और इंटरेस्ट इनका क्या था, सोने की प्राप्ति में इनका इंटरेस्ट था। फ्रांसीसी यात्री जो तेवर्निये है ना, तेवर्निये ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था, और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था। तो आप याद रखेंगे, मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र, मतलब दूसरा सबसे बड़ा नगर, और उत्तर भारत का यानी सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र पटना को बताया था। किसने बताया था भाई? तेवर्निये ने बताया था। और तेवर्निये कौन था? यह फ्रांसीसी यात्री था। तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक है,
फिर आता है भाई डेनिस। 1774 में जो है ना नेपाली कोठी के पास पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करता है। तो नेपाली कोठी के पास किसकी फैक्ट्री थी? तो डेनिस की फैक्ट्री थी। इसने कब बनाया था? 1774 में बनाया था। और 1801 में इस कंपनी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये भी आप याद रखेंगे। 1802 में आमिया की संधि होती है और आमिया की संधि के साथ अंग्रेजों ने डेनमार्क की कंपनी को रिटर्न कर दिया। ठीक है, यानी डेनमार्क की जो कंपनी थी ना भाई, यानी डेनिस की जो कंपनी थी, ये इसने उसको रिटर्न कर दिया। तो आमिया की संधि किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेज और डेनिस के बीच में हुई थी आमिया की संधि। कब? 1802 में। और इसके तहत क्या होता है? जो 1801 में अंग्रेजों ने जो इनकी कंपनियों पे अधिकार कर लिया था, जो कब्जा कर लिया था, वह क्या करता है? रिटर्न कर देता है आमिया की संधि के तहत। तो आप इस चीजों को याद रखेंगे। फिर कहता है 1845 तक, यानी 1845 तक बिहार की सभी डेनिश कंपनी जो है ना अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो आप इस बातों को याद रखेंगे। ओके, अब देखो फैक्ट है। अब यूरोपियो के जो आगमन थे ना, उससे रिलेटेड फैक्ट है। थोड़ा सा ये फैक्ट देखो आप। ठीक है, तो ये रहा फैक्ट। जैसे मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था, किसने? मैंड्रिक ने बताया था। 1770 में बिहार के लिए पटना में एक लगान लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया था, या रेवेन्यू काउंसिल या प्रांतीय परिषद का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जेम्स एलेक्जेंडर और सदस्य रॉबर्ट पार्क और बेंसी टाट। तो ये सब जो है ना, ये रहा अपने क्लास का नाम। तो ये जो है ना, ये फैक्ट है। हर टॉपिक के बाद हमने फैक्ट ऐड किया है, और फैक्ट को याद रखना आपका काम है। फैक्ट आप खुद पढ़ेंगे। क्यों आप खुद पढ़ेंगे? क्योंकि अगर मैं इसको आपको पढ़ाने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फैक्ट इतना जरूरी है इसमें, क्योंकि यह बीपीएससी का एग्जाम है और इसमें फैक्ट चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो आप। यहाँ तक जो है ना यूरोपीय का ही फैक्ट है। देखो, यूरोपियों के आगमन से यहाँ तक फैक्ट था। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे फैक्ट आप लोग खुद देखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, अब देखो, हर चैप्टर के बाद आपको फैक्ट मिलेगा, और फैक्ट ठीक ठाक मात्रा में मिलेगा। ये मत सोचना कि कम होगा, बहुत ठीक ठाक मात्रा में मिलेगा, और रट जाना उसको। फिर कहता है, याद रहे, पलासी के बाद जो है ना मीर जाफर को शासक बनाया जाता है। तो ये आप सबको पता ही है, परंतु वास्तविक सत्ता जो बिहार का हो वो राजा राम नारायण के पास होता है। ठीक है, यह बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो राजा राम नारायण ही बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। और राम नारायण जो है ना, इनका मीर कासिम से ना अच्छा संबंध नहीं था। इस वजह से कासिम ने राम नारायण को बंदी बनाने का आदेश दिया, और अंततः मार ही दिया इसको। कासिम क्या कर दिया? दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दिया, और अंग्रेज समर्थित दो भाई जो है ना, हीराचंद और रूपचंद को नजरबंद कर दिया। तो अंग्रेज समर्थित दो भाई जो हीराचंद और रूपचंद थे, उसको कासिम ने नजरबंद कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो दस्तक था, जो इन्होंने लिख कर दिया था, तो दस्तक का ये बड़ा दुरुपयोग करते थे। जैसे आपने देखा था ना कि 1717 में फारूक सियर ने मैग्ना कार्टा पर साइन किया था, तो इसका ये लोग बहुत यूज करते थे, मतलब दुरुपयोग करते थे। इस वजह से उस दुरुपयोग पे इसने रोक लगाया मीर कासिम ने। इस बात से क्या होता है, कंपनी हर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके सपोर्टर हीराचंद रूपचंद को भी नजरबंद कर दिया गया था। और कंपनी क्या करती है, एलिस को, जो पटना नगर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तब पश्चात क्या होता है, 1763 में एलिस ने पटना पर कब्जा कर लिया। तो कंपनी क्या करती है, एलिस को आदेश देती है कि जाओ भाई पटना पे जो है ना, पटना नगर, उस पर आक्रमण करो। और एलिस क्या करता है, पटना पे कब्जा कर लेता है। फिर क्या था, कासिम एलिस को बंदी बनाकर पटना लाता है, और पटना में अंग्रेज अधिकारियों को कत्लेआम करवा देता है। तो एलिस के साथ जो भी लोग थे उन सबको मरवा देता है, और यही जो है पटना हत्याकांड कहलाता है। तो पटना हत्याकांड क्या है? एलिस और उसके सहयोगियों को कासिम द्वारा मार दिया जाना ही पटना हत्याकांड है। ठीक है, फिर क्या है, देखो, 2 सितंबर 1763 उदनावाला का युद्ध राजमहल के क्षेत्र में होता है। उदवा नाला का युद्ध, उदवा नाला नाम है इसको, उदना वाला नहीं है। उदवा नाला का युद्ध है, राजमहल के क्षेत्र में होता है। यह कासिम और अंग्रेजों के बीच में होता है, उदवा नाला का युद्ध। तो उदवा नाला के युद्ध में कासिम हार जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। फिर यहाँ पे इसका थोड़ा सा फैक्ट है, तो आप खुद ही देख लेंगे। 1763 में कासिम ने पटना स्थित जो अंग्रेजी कंपनी थी उस पर अधिकार कर लिया। कासिम ने बंदूकों और तोपों का कारखाना मुंगेर में बनाया। ये सब इसमें है। ये देखो, आपको फैक्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट पेज में भी आपको इसका फैक्ट मिलेगा। नहीं, नेक्स्ट पेज में फैक्ट नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। देखो, अब आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या होता है, बक्सर का युद्ध जो देखोगे ना, 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध।
इसमें मीर कासिम, सुजाउदौला सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय यह इसका नेतृत्व करते हैं हमारे मतलब इंडिया साइड से। और उधर से कंपनी रहती है और कंपनी का नेतृत्व करता है कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा देता है और इसमें जीत जाता है। बक्सर का युद्ध ही एक निर्णायक साबित होता है बिहार के इतिहास में या भारत के इतिहास में एक निर्णायक साबित होता है, क्योंकि सबको यह भरोसा हो जाता है कि अंग्रेज तो बाकी बहुत मजबूत हो गए हैं। और 1765 से ही आप देखोगे कि द्वैत शासन शुरू हो जाता है। द्वैत शासन शुरू हो जाता है कि अधिकार तो रहेगा भाई इसके क्या कहते हैं कंपनी के पास, और दायित्व तो रहेगा नवाबों के पास। ठीक है, द्वैत शासन यहाँ शुरू हो जाता है, लेकिन उसको भी हेस्टिंग ने क्या किया 1772 तक, वो हेस्टिंग ने उसको 1772 में ही खत्म कर दिया और कहा कि नहीं नहीं अब सब सर्वोपरि हम ही हैं जो सर्वोपरि हैं। फिर क्या होता है, अंग्रेजों को 1765 में बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, क्योंकि 1764 में जीत ही जाता है तो इतना मिल जाता है इसको। और इस दीवानी देने वाला जो है ना नवाब मुनिरुद्दौला था। इसका महत्वपूर्ण योगदान था नवाब मुनिरुद्दौला का। ठीक है, मुनिरुद्दौला का जो ये दीवानी देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। फिर आता है 12 अगस्त 1765 का टाइम, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ना बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। जो 48वां और 52 में जो बीपीएससी 2008 में ये सवाल पूछा भी गया था कि 12 अगस्त 1765 को किसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो भाई ये शाह आलम द्वितीय थे, जो यहाँ पे देख रहे हो यही थे। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान जारी किया और 26 लाख रुपए दीवानी ईस्ट इंडिया को दे दी। मतलब जो भी दीवानी अधिकार था ना, जैसे राजस्व वगैरह वसूली वगैरह का, तो ब्रिटेन के राजा ने सोचा कि भाई हम यहाँ से रह के तो वहां पे नजर रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका भाई एक ही उपाय है कि आप लोग क्या करो, आप लोग अपना राजस्व सोच लो, सब कुछ करो, मुझे बस वार्षिक 26 लाख रुपए आप दे देना। तो आप याद रखेंगे बिहार बंगाल उड़ीसा का जो दीवानी था, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में कितने में कंपनी को दे दिया था? 26 लाख रुपए में दे दिया था कि आप लोग वसूलो और 26 लाख रुपए वार्षिक मुझे तो पहुंचा ही दो। ठीक है, 1767 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर सिताब राय को जो है ना बिहार का नायब दीवान नियुक्त कर दिया था। जो आपको मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले वाले पेज में ही बताया था कि राजा राम नारायण को लास्टली इन लोगों ने मार ही दिया। तो आप लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे बिहार से संबंधित जन आंदोलन। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसमें 15-20 जन आंदोलन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है बिहार से संबंधित जन आंदोलन। भाई थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखो सबसे पहले है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह होता है 1770 से 1800 के बीच में। यह नोनिया विद्रोह 16 से संबंधित था। ठीक है, क्षेत्र कहाँ था इसका? पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण, मतलब हाजीपुर सारण जिला में ही है, सॉरी वैशाली जिला में है। तो ठीक है, तो वैशाली आ जाए, सारण जिला जहाँ सोनपुर मेला लगता है सारण जिला में ही लगता है। ठीक है, सारण, पूर्णिया, इन जिलों में इस विद्रोह का केंद्र ये जिला होता है। सबसे पहले देखो थोड़ा सा मैंने इसको डायग्राम से बताया है कि देखो नोनिया लोग होते हैं और अंग्रेज होता है। नोनिया लोग से ही अंग्रेज मतलब ये खरीदते थे। बीच में एक आसामी आ जाता है, आसामी जिसको मध्यस्थ बोलते हैं। ये लोग क्या करता था कि जैसे कि देखो सोडा दो प्रकार का होता है, एक होता है कच्चा सोडा, एक होता है कलमी सोडा। ठीक है, कलमी सोडा का रेट ना थोड़ा हाई होता है और कच्चे सोडा का रेट ना थोड़ा सा लो होता है। तो कलमी सोडा 2 से 4 रुपए पर मन होता था। देखो कलमी सोडा 2 से 4 रुपए पर मन अंग्रेज देते थे और कच्चा सोडा का 1 रुपया से 4 रुपया प्रति मन तक अंग्रेज देते थे। लेकिन मध्यस्थ जो था ना, ये असामी जो था, यह क्या करता था, नोनिया लोगों को 25 पैसे पर मन देता था। अब सोच लो बीच में ये कितना खा जाता था। अंग्रेजों से लेता था 2 से 4 रुपए पर मन और नोनिया को देता था 25 पैसे पर मन। कम पैसा मिलने की वजह से नोनिया लोग छुप कर जो है ना सोडा दूसरे को बेचने लगे 3 रुपए पर मन। अब देखो जहाँ 25 पैसे पर मन मिल रहा है वहां 3 रुपए पर मन मिल रहा है। अब अंग्रेज तो 2 से 4 रुपए पर मन देते ही थे, लेकिन अंग्रेज इनको मिलता कम था। तो इस वजह से ये लोग दूसरे को 3 रुपए पर मन के हिसाब से बेचना शुरू कर दिए। जब अंग्रेजों को पता लगा ना, तो इसने क्या किया ना, नोनिया लोगों को कुचल दिया यहाँ। तो अब नोनिया विद्रोह याद रखेंगे किन क्षेत्र में हुआ है और कब हुआ है और किससे संबंधित है। तो भाई सोडा से संबंधित है, सोडा के लिए ही नोनिया विद्रोह किया गया था। और ये जो क्षेत्र लिखा हुआ है आप जरूर याद रखेंगे। फिर आता है तमार विद्रोह। देखो तमार विद्रोह 1789 से 1794 के बीच में चलता है और यह क्षेत्र होता है छोटा नागपुर का। छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है तमार विद्रोह। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो तमार विद्रोह जो है ना उरांव जनजाति के से संबंधित है। तो उरांव जनजाति से संबंधित है तमार विद्रोह। इसमें किसानों के शोषण ने उड़ान जाति के जो उड़ाव जाति है उनके लोगों को
विद्रोह के करने हेतु मजबूर कर दिया। इन्होंने क्या किया, जमींदारों को खूब कूटा। ठीक है, ये और जमींदारों को कूटा तो जमींदार लोग क्या किए, अंग्रेजों से हेल्प मांगना शुरू कर दिए, और अंग्रेजों ने क्या किया, उड़ाऊ लोगों को कुचल दिया। तो आप एक चीज समझ रहे हो कि जब भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, जमींदार लोगों को, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के पास जा रहे हैं, और अंग्रेज जो है ना, इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। और इसी तरह ना, वो लोग आके यहाँ पे मालिक नहीं बने, आधिपत्य जमाने का अधिकार हम ही ने दिया उनको, हम ही ने मालिक बनाया, अपने किसी भी पर्सनल मैटर में हमने अपने निजी मामलों में उनको हस्तक्षेप करवाया, और धीरे धीरे वो मुखिया बनते चले गए। फिर देखोगे आप चेरो विद्रोह, 1800 से 1802 के बीच में होता है चेरो विद्रोह। क्षेत्र होता है पलामू का। इसमें शासक जयनाथ सिंह था। देखो, शासक जयनाथ सिंह था, अंग्रेजों ने इसे हटाकर गोपाल राय को, जयनाथ सिंह बहुत अच्छा था, इसको हटाकर गोपाल राय को शासक बना दिया। गोपाल राय भी क्या करता है, चेरो सरदार से मिल जाता है। गोपाल राय भी क्या करता है, चेरो सरदार से मिल जाता है। फिर अंग्रेजों ने इसे जेल में डाल दिया, और कौन से जेल में, पटना के जेल में इसको डाल दिया था, किसको, गोपाल राय को। तब अब उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, चूड़ामन को शासक बनाया, यह खूब लूटा। फिर इसके बाद क्या होता है, भूषण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू होता है। 1802 में यह विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो पलामू का शासक उस समय कौन था, जयनाथ सिंह था। जयनाथ सिंह को हटाकर गोपाल राय को शासक बनाया गया, जब वो भी मिल गया अंग्रेज सरकार, मतलब ये क्या कहते हैं, चेरो सरदार से, चेरो जनजाति थी, उसके सरदार से मिल जाता है। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, उसको पटना जेल में डाल देता है, और उसके बाद चूड़ामन को शासक बनाता है। वो अंग्रेज समर्थित ही था, चूड़ामन, चूड़ामन को शासक मतलब बनाता है, वो खूब लूटता है लोगों को। तत्पश्चात क्या होता है, फिर से 1802 में चेरो सरदारों चेरो सरदार का नेतृत्व भूषण सिंह करते हैं, और भूषण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह जोर पकड़ता है। तो 1802, 1800 से 1802 तक चलता है यह पलामू के क्षेत्र में। फिर आता है हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच में रहता है भाई। क्षेत्र इसका है सिंहू। देखो, हो जनजाति के द्वारा क्या होता है ना, सिंहभूम के शासक जो है जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध में युद्ध शुरू होता है। उसके बाद तत्पश्चात क्या होता है, मेजर जो रफसेज था, रफसेज ने गुड़ियालोड़ जो गांव था, हो का गांव जिसको गुड़ियालोड़ गांव था, गुड़ियालोड़ गांव हो का गांव था, हो जनजातियों का गांव था, उसमें आग लगवा देता है सेना को भेजकर। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और जगन्नाथ सिंह उस समय सिंहभूम के शासक थे, ये भी आप याद रखेंगे। और किसने आग लगवाया था, तो मेजर रफसेज ने आग लगवाया था। कहाँ लगवाया था भाई, तो गुड़ियालोड़ गांव में, याद रखिएगा, गुड़ियालोड़ गांव हो का गांव था। फिर आता है भाई कोल विद्रोह, 1831 से 1832 के बीच का बात है ये। आप थोड़ा सा ऊपर इसको बढ़ाएंगे, आप देखो, देखो कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में होता है। क्षेत्र होता है कौन सा, क्षेत्र होता है भाई छोटा नागपुर का क्षेत्र होता है ये। इसमें आ जाता है सिंहभूम, मानभूम और पलामू। इन तीनों क्षेत्रों में यह विद्रोह ठीक ठाक स्थिति में होता है। कारण क्या था, भू राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि। ठीक है, नेतृत्व कौन करता है भाई, नेतृत्व करता है इसका बुद्धो भगत, सूर्या मुंडा और सिंह राय, बिंद राय। तो बुद्धो भगत इसका नेतृत्व करते हैं, और तीन सपोर्टर इसका होता है, सूर्या मुंडा, सिंह राय और बिंद राय। तो हम इन चारों का नाम याद रखेंगे, कोल विद्रोह से संबंधित है चारों। अंग्रेजों का नेतृत्व करता है विल्किंसन, और विल्किंसन ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए रेगुलेशन 8 पास किया गया। तो रेगुलेशन 8 संबंधित है कोल विद्रोह से, कोल पारित किया, और इस विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आरंभ किया। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किस विद्रोह से होता है, तो 1831 के विद्रोह से होता है, क्योंकि आपने देखा कि प्रशासनिक सुधार इसमें किया गया और रेगुलेशन 8 लाया गया। ठीक है, रेगुलेशन 8 में कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन रेगुलेशन 8 था जो कि वही भू राजस्व वगैरह कम करना है, नियमित फिक्स कर दिया गया। उसके बाद जो है ना, भू राजस्व वगैरह कम कर दिया गया था इसमें। ठीक है, कुछ रेगुलेशन वगैरह था कि जैसे कि इनकी ये जो जनजाति हैं, इनमें हस्तक्षेप कम कर दिया जाए, ये सब ही था रेगुलेशन 8 में। तो आप ज्यादा इसमें ध्यान मत दीजिए, लेकिन याद रखिएगा रेगुलेशन 8 कुल विद्रोह से संबंधित है। फिर आता है भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण हंगामा। तो भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण हंगामा दोनों एक ही है, 1832-33 की बात है ये। यह होता है बीरभूम के क्षेत्र में। ठीक है, छोटा नागपुर का ही क्षेत्र होता है बीरभूम क्षेत्र। तो बीरभूम क्षेत्र में होता है, जनजातीय जमींदार जो थे ना, ये जनजातीय जमींदार एवं लोगों का संयुक्त विद्रोह था। इसमें जमींदार लोग भी थे, और आम जनता भी थे, और जनजाति लोग भी थे। ठीक है, कारण क्या था भाई, कारण इसका भू राजस्व व्यवस्था और राजनीतिक कारण दोनों इसका कारण था। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। अब देखिए क्या था इसमें, देखो क्या होता है इसमें। गंगा नारायण का भाई जो है ना, गंगा नारायण, गंगा नारायण हंगामा भी क्यों कहते हैं इसको, ये भी देख लीजिए।
भूमिज विद्रोह को। देखो माधव सिंह जो है ना, षड्यंत्र से क्या करता है, बीरभूम की जागीर गंगा नारायण से छीन लेता है। माधव सिंह इसका भाई ही था गंगा नारायण का, तो माधव सिंह क्या करता है, षड्यंत्र रच के गंगा नारायण से वहां की जागीर छीन लेता है और जनता का शोषण शुरू कर देता है भाई। ठीक है, गंगा नारायण विरोध शुरू कर दिया, और किसको लेकर भाई, जमींदार और आदिवासियों को एक साथ इकट्ठा करता है और उसके माधव सिंह के अगेंस्ट में क्या कर देता है, या विद्रोह शुरू कर देता है। माधव सिंह क्या करता है, अंग्रेजों से हेल्प लेता है भाई। देखो माधव सिंह अंग्रेजों से हेल्प मांगता है, तो खड़सावा का जो ठाकुर था ना, खड़सावा का ठाकुर, उसने क्या किया, अंग्रेजों को खुश करने के लिए गंगा नारायण का सिर काट कर अंग्रेजों को भेंट करता है और उसके सामने हीरो बन जाता है। तो गंगा नारायण का सिर किसने काटा था भाई, ठाकुर, खड़सावा का ठाकुर था, वो सिर काटा था। और गंगा नारायण का जो भाई था ना, माधव सिंह था, और उसने जब लूट मचा दी, जब जागीर से छीन के लूट मचा दी थी उस जगह पे, इसलिए क्या करता है, गंगा नारायण एक हंगामा शुरू करता है, जो हंगामा आप देख ही रहे हो, गंगा नारायण हंगामा के नाम से शुरू होता है। और ये क्या करता है, वो खुद और अपने सैनिकों और उसके बाद जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करता है और हंगामा शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रशासन में कुछ परिवर्तन होते हैं। जो रेगुलेशन 8 आपने देखा था कि कोल विद्रोह के साथ हुआ था, तो रेगुलेशन 8 यहाँ भी लागू कर दिया जाता है। इसके तहत जंगल महाल जिला को स्थगित कर दिया गया कि भाई जो भी जंगल है, महाल है या जिला है, और जो आदिवासी से रिलेटेड, उसमें हस्तक्षेप कम से कम किया जाए, यही बात थी इसमें। ठीक है, संथाल विद्रोह फिर देखोगे आप, 1855 से 57 के बीच में होता है भाई संथाल विद्रोह। क्षेत्र कौन सा होता है, दमन एक कोह, या संथाल परगना। देखो संथाल परगना को ही दमन एक कोह कहते हैं, तो दमन एक कोह जो है ना, संथाल जनजातियों से संबंधित है, संथाल का ही क्षेत्र था, इसलिए उसको दमन एक कोह या संथाल परगना परगना कहते हैं। देखो क्या होता है, भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र जो था, ये बर्धमान वाला जो एरिया है ना, राजमहल का बर्धमान वाला एरिया, तो ये यहाँ तक था। यानी भागलपुर से वर्धमान कहते, या भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र कहते, वही संथाल परगना या दमन एक कोह के नाम से जाना जाता था। तो आप इसको याद रखेंगे। नेतृत्व कौन करता है भाई, भाई इसका नेतृत्व जो है ना, चुन्नू माझी के जो चार पुत्र हैं, चुन्नू माझी के चार पुत्र, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये जो देख रहे हो, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों जो है ना चुन्नू माझी के पुत्र थे। और ये चारों लोग क्या करते हैं, विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं भोगनाडीह से। ठीक है, और भोगनाडीह ही इनका गांव था, यहीं से कर देते 30 जून 1855 को, ये यहाँ से विद्रोह शुरू कर देते हैं। कारण क्या था, देखो दीकुओं का शासन, दीकू मतलब दीकू कह लो, डाकू कह लो, वो लोग बाहरी लोगों को कहते थे, जो बाहर से आए हुए लोग जो इनका शोषण करते थे उनको दीकू कह के पुकारते थे। तो दीकुओं का शासन, माझी व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत व्यवस्था था ना, उसमें बदलाव। तो एक तो दीकुओं द्वारा शोषण, और इनकी जो माझी व्यवस्था थी, सामूहिक जो माझी व्यवस्था थी, और पढ़ा पंचायत वाला जो व्यवस्था था, इसमें ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। इस वजह से ही इन्होंने भोगनाडीह से ही ये लोग विद्रोह शुरू कर देते। और भोगनाडीह के जो चुन्नू माझी थे, उनके चार पुत्र ने इसका नेतृत्व किया। कौन कौन, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। इन्होंने क्या किया, शोषकों का सिर काट दिया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, सबको काट पीट दिया। ठीक है, तत्पश्चात कंपनी ने क्या की, खुली छूट दे दी अपने सैनिकों को कि जाओ चीर फाड़ डालो इन लोगों को। वो भी तंग आ गया था। चांद भैरव को तो गोली खानी पड़ी, और सिद्धू कान्हू को जो है ना, इन दोनों को बरहेट में फांसी दे दी गई। परिणाम क्या हुआ भाई इसका, देखो परिणाम पूर्णतः सफल तो नहीं हुआ, बट आंशिक जो है ना, मतलब आंशिक सफलता तो जरूर मिली थी इसमें। आंशिक सफलता के रूप में 1869 में जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। और इसके तहत क्या हुआ, संथाल परगना में माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना जिले के स्थापना होती है 1856 में। और सिद्धू कान्हू झारखंड के जननायक के रूप में अभी जाने जाते हैं। तो झारखंड के जननायक सिद्धू कान्हू, और सिद्धू कान्हू चांदवड़ और चारों भाई थे, चुन्नू माझी के पुत्र थे। इनका घर था भोगनाडीह, भोगनाडीह से ही लड़ाई शुरू हुई थी। क्यों हुई थी, दीपू का शोषण और माझी व्यवस्था, पढ़ा पंचायत व्यवस्था में हस्तक्षेप इनके द्वारा की गई थी। और चांद भैरव को तो गोली लग गई थी, और सिद्धू कान्हू को बरहेट में फांसी दे दी गई थी। ये भी आप याद रखेंगे, आंशिक रूप से सफल था यह युद्ध। ठीक है, यह विद्रोह 1869 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया। संथाल परगना और माझी व्यवस्था को इस अधिनियम के तहत मान्यता दे दी गई थी। और 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना जिले की स्थापना होती है। ठीक है, मार्शल लॉ भी लगा था इस टाइम, मार्शल लॉ लगा था 10 नवंबर से 1855 से लेकर 3 जनवरी 1956 तक मार्शल लॉ लगा हुआ था, क्योंकि लोगों ने विद्रोह इस हिसाब से कर दिया था। 1855 में ना अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था इन लोगों ने। तो संथाल विद्रोह में कौन से अंग्रेज को इन्होंने हराया था, मेजर बारो को हराया था। कब हराया था, 1855 में हराया था। नेतृत्व करता आपने देख ही दिया, क्षेत्र देख ही दिया, दमन को या संथाल परगना जो भागलपुर से लेके वो क्या कहते हैं, राजमहल तक का क्षेत्र है। ठीक है, या बर्धमान तक का क्षेत्र आप कह सकते हैं।
फिर आता है लोटा विद्रोह। भाई लोटा विद्रोह 1856 में होता है, क्षेत्र रहता है इसका मुजफ्फरपुर का। कारण क्या है? देखो कारण पहले कैदी मुजब जो कैदी होते थे ना उनको वो पीतल का लोटा दिया जाता था। अब उसके बाद एक नया रूल आता है और पीतल की जगह पे ना मिट्टी का लोटा दिया जाता है। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं कि भाई हमको पीतल का ही लोटा चाहिए। इस वजह से मुजफ्फरपुर का लोटा विद्रोह होता है। और उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, फिर से पीतल का लोटा इन लोगों को देना शुरू कर दिए और यह युद्ध हो जाता है समाप्त। ठीक है। अब थोड़ा देखेंगे भाई हम 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह जी का कितना बड़ा योगदान था, आप देख ही लोगे। देखो 1857 के विद्रोह, भाई 1857 के विद्रोह में क्या होता है, कारण क्या था? चर्बी वाला करतूत का ना प्रयोग न करना। यहाँ ओनली बिहार की बात करेंगे हम। प्रारंभ होता है बिहार में 12 जून 1857 को देवगढ़ के जो है ना रोहिणी गांव में स्थित जो है 32वीं रेजिमेंट की सेना के तीन सैनिकों ने इन तीन सैनिकों ने क्या कर किया, दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। दो अधिकारी कौन थे? नॉर्मन लेसी और डॉक्टर ग्रांट। नॉर्मन लेसी और डॉक्टर ग्रांट की इन्होंने हत्या कर दी। नॉर्मन लेसी और डॉक्टर ग्रांट। तो शुरू कहाँ होता है बिहार के क्षेत्र में? देखो बिहार इस समय जो है ना, आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, बिहार बंगाल और उड़ीसा, बिहार एक प्रांत ही हुआ करता था। तो बिहार प्रांत में, और झारखंड तो 2000 में अलग हुआ है इसलिए हम इसको बिहार में ही देखेंगे। तो 12 जून 1857, 1857 को जो विद्रोह होता है वह बिहार में, बिहार के क्षेत्र में 12 जून 1857 को होता है। कहाँ पे होता है? रोहिणी गांव में होता है। रोहिणी गांव देवगढ़ जिला के अंदर में है। और कौन करता है? तो भाई 32वीं रेजिमेंट के तीन सेना थे। उन तीन सेना के का नाम आप लोग सर्च करेंगे और आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है। तीन सैनिकों ने क्या किया, दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, गोली मार दिया। कौन थे? एक नॉर्मल लेसी थे और एक डॉक्टर ग्रांट थे। ठीक है। तत्पश्चात यह रेजिमेंट भागलपुर में शिफ्ट कर दिया गया। तो जो ये 32वीं रेजिमेंट थे उसके बाद भागलपुर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। मेजर मैकडोनाल्ड आता है और विद्रोह को दबा देता है और इन तीनों सैनिकों को 16 जून को फांसी दे देता है। 12 जून को इन्होंने गोली मारा था और 16 जून को इनको फांसी दे देता है। कौन देता है? मेजर मैकडोनाल्ड देता है। 3 जुलाई 1857 का समय, पीर अली पटना सिटी का एक बुक सेलर होता था। ठीक है। यह था तो वैसे उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का, लेकिन यह पटना में बुक स्टॉल अपना खोले हुआ था। पटना में बहादुर शाह का झंडा लिए लगभग 200 लोगों के साथ ये सड़क पर आ जाता है और अफीम एजेंट जो है आर लॉयल जो था, आर लॉयल, इसको गोली मार देता है। ठीक है। फिर पटना का कमिश्नर टेलर आता है। पटना का कमिश्नर था टेलर, ये आता है और विद्रोह को दबा देता है। पीर अली को पटना में फांसी दे देता है 7 जुलाई को। देखो 3 जुलाई को लोग शुरू करते हैं। ये लोग इस समय एक चीज गौर कर रहे हो, फांसी देने में बड़ा आगे थे यार। ये लोग फांसी बहुत जल्दी दे देते थे। अभी देख रहे हो 10 साल 12 साल 15 साल रेपिस्ट को भी फांसी देने में 10 10 12 12 साल लग जाता है। वो लोग बड़ा जल्दी क्विक रिएक्शन लेते थे क्योंकि इनके बाप का कुछ नहीं जाता था इसमें। ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो ये ना आप डेट याद रखा करो। 3 जुलाई 1857 को कहा था। 12 जून को तो 1857 को तो 32वीं रेजिमेंट की सेना ने किया। कहाँ पे? रोहिणी गांव में। वहां से विद्रोह प्रारंभ होता है। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के जो बुक सेलर था उसके द्वारा होता है। 7 को इसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है। विद्रोह दबाया किसने? टेलर ने दबाया और टेलर ने ही इसको फांसी दिलाया। ऊपर जो रोहिणी गांव वाला था उसमें क्या हुआ, उसमें मैकडोनाल्ड आता है, मैकडोनाल्ड ही इन लोगों को फांसी दिलाता है। फिर आता है 25 जुलाई 1857 की बात। देखो 25 जुलाई 1857 को क्या होता है, मेजर जो मुजफ्फरपुर के सैनिकों ने क्या कर किया, कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी। ठीक है। कब? 25 जुलाई 1857। तो इस समय आरा में भी होता है, दानापुर में भी। देखो मुजफ्फरपुर के सैनिकों ने कुछ अंग्रेजों की हत्या कर दी 25 जुलाई 1857 को। और दानापुर में भी इसी दिन क्या होता है, 7वीं 8वीं और 10वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो दानापुर के 7वीं 8वीं और 10वीं रेजिमेंट की सेना ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अब ये लोग जो है ना शाहाबाद जिला के जगदीशपुर में, शाहाबाद जिला के, अब उस समय ना ये शाहाबाद जिला था। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर जो वीर कुंवर सिंह का गांव था, एज इस समय इनका था 75 साल। 75 साल के एज में थे कुंवर सिंह उस समय 1857 के विद्रोह के टाइम। ये लोग कुंवर सिंह के पास पहुंचे और कुंवर सिंह को कहा भाई आप मेरा नेतृत्व कीजिए क्योंकि हम लोग से तो कुछ होने वाला है नहीं। कुंवर सिंह नेतृत्व तो संभाल लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इनके सहयोगी कौन रहते हैं? भाई अमर सिंह। कुंवर सिंह के भाई का नाम था अमर सिंह और इनका भतीजा था कौन? जय कृष्ण, रथभंजन, निशान और हरिकिशन। निशान और हरिकिशन। तो जय किशन, हरिकिशन, निशान और रथभंजन, ये चारों भतीजे थे। इनका भाई था अमर सिंह। ठीक है।
चार जमींदारों का भी इनको सपोर्ट मिलता है। चार जमींदार कौन थे? दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, नरहन सिंह और जोहन सिंह। ये चार जमींदार थे। ठीक है। और एक रंजीत ग्वाला नाम का भी एक पर्सन था, इसने भी इनका सपोर्ट किया था, तो आप याद रखेंगे। तो ये लोग सपोर्टर थे यहाँ पे कुंवर सिंह जी के। ठीक है। 30 जुलाई को क्या होता है, पटना एवं शाहबाद में जो है ना मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो मार्शल लॉ पटना और शाहबाद के क्षेत्र में 30 जुलाई 1857 को लगता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से कुंवर सिंह का एक्शन शुरू। 3 अगस्त 1857 का दिन, कुंवर सिंह ने क्या किया? कुंवर सिंह ने क्या किया? गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, यहाँ के जेलों पर हमला करके ना वहाँ के कैदियों को रिलीज करवा देता है और उनको अभी अपने पास मिला लेता है। तत्पश्चात क्या होता है, 10,000 सैनिकों के साथ, क्योंकि ये लोग जो जिनको जिनको रिलीज कराया है वो लोग खुशी के साथ इनके साथ जुड़ जा रहे हैं, तो 10,000 सैनिकों के साथ ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, आरा पहुंचे और यहाँ कुंवर सिंह और डनवर के बीच में वॉर होता है और डनवर डनवर जो है ना इसमें हार जाता है भाई। ठीक है। डनवर यहाँ पे हार जाता है। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे स्लाइड को। डनवर के साथ कहाँ होता है? आरा में होता है। ठीक है। और डनवर हार जाता है। डनवर की सेना को बंदी बना लिया गया। डनवर की सेना को ने इन्होंने बंदी बना लिया। तत्पश्चात क्या होता है, बंगाल आर्टिलरी का जो मेजर है विंसेंट आयर, यह बीबीगंज पर आक्रमण कर देता है और सैनिकों को छुड़वा लेता है। 12 अगस्त को जगदीशपुर पर भी कब्जा कर लेता था। तो जगदीशपुर पर कब्जा किसने किया था? बंगाल आर्टिलरी का मेजर जो था विंसेंट आयर, उसने ही कैदियों को, डनवर की सेना को छुड़ाया भी और जगदीशपुर पर कब्जा भी कर लिया। और आक्रमण कहाँ किया था विंसेंट आयर ने? बीबीगंज पे। ठीक है। 10 दिसंबर, सॉरी, दिसंबर 1857, 10 दिसंबर मेरा बर्थडे है, इस वजह से मैंने बोल दिया। दिसंबर 1857 आजमगढ़ में, यानी देखो आजमगढ़, जिसमें चाचा ने अधिकार कर लिया, चाचा यहाँ पे कुंवर सिंह जी हैं। ठीक है। आजमगढ़ में क्या होता है, नाना साहब के साथ मिलकर जब कर्नल जो मिलमैन थे, अंग्रेजी सेना को हराया था। और अंग्रेजी सेना का यहाँ पे नेतृत्व तो कर्नल मिन जो सॉरी मिलमैन कर रहे थे, इनको हरा दिया। कानपुर की लड़ाई में चाचा ने नाना का सपोर्ट किया था। तो याद रखिए किस जगह, बीपीएस ने पूछा भी किस जगह की लड़ाई में नाना साहब का सपोर्ट कुंवर सिंह ने किया था, तो भाई चाचा ने सपोर्ट किया था कानपुर की लड़ाई में, नाना साहब का सपोर्ट इसने किया था। 23 अप्रैल 1858 का दिन, कुंवर सिंह ने ली ग्रांट की सेना को हराया था। अंतिम लड़ाई थी चाचा की। ठीक है। तो कुंवर सिंह की जो है अंतिम लड़ाई या अंतिम मुठभेड़ किसके साथ हुई थी? तो भाई ली ग्रांट की सेना के साथ हुई थी, ली ग्रांट के साथ हुई थी। अब क्या होता है, शिवराजपुर घाट जो गंगा नदी पर है, शिवराजपुर घाट, उसको पार करते समय क्या होता है, सेनापति जो है ना डगलस, अंग्रेजी सेनापति डगलस ने क्या किया, कुंवर सिंह के हाथ में गोली मार दी। तत्पश्चात देखो कुंवर सिंह कितने बहादुर थे। कुंवर चाचा क्या करते हैं ना, अपने अपना जो है ना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो। देखो हाथ में गोली लगी तो हाथ ही काट दिए। और उसके बाद भी पर्सन देखो 75 साल 76 साल का एज है और इस एज में उन्होंने अपना हाथ काट दिया, गंगा में अर्पित भी कर दिया और गंगा माँ के सामने एक कमिटमेंट भी कर दिया कि ये अपने जो प्यारे की यह किचन भेंट स्वीकार करो। ठीक है। फिर उसके बाद 26 अप्रैल 1858 का दिन होता है, कुंवर चाचा की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात यानी उनके बाद क्या होता है, नेतृत्व संभालते हैं अमर सिंह, इनका सहयोग करता है इनका भाई हरिकिशन सिंह। ठीक है। हरिकिशन सिंह इनका सपोर्ट करते हैं। हरिकिशन सिंह जो नीचे देख रहे थे ना, उनके सहयोगी और कौन कौन थे, तो हरिकिशन सिंह भी इनका सपोर्टर, मतलब जो था वो इनका भाई ही था। 1800 नवंबर 1858 तक यह विद्रोह दबा दिया गया था। ठीक है। अब आ जाता भाई फैक्ट। फैक्ट बहुत सारे हैं। देखो फैक्ट कितने सारे हैं, ये देख रहे हो, तिरहुत के पुलिस जमादार को 1857 में फांसी दी गई थी, हसन अली खां, जो 1846 के षड्यंत्र के संदेह में इनको दी गई थी। अब तिरहुत के थे ये पुलिस जमादार, तो पूछ देगा बीपीएससी की कहाँ के 1857 के विद्रोह के टाइम कहाँ के जो जमादार को फांसी दी गई थी, तो यह तिरहुत जिला के जमींदार था। तिरहुत आ जाता है मुजफ्फरपुर वाला जो एरिया है ना, जिसको पहले मुजफ्फरपुर नहीं तिरहुत कहा जाता था। तिरहुत अभी प्रमंडल है और बड़ा प्रमंडल है। तो हसन अली को फांसी दी गई थी। उसके बाद क्या था, ये सैमुअल ने कहा था कि शाहबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। इसने कहा शाहबाद जिला जिसके अंदर जगदीशपुर आता था, है ना, ये वाला। फिर 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिमों को शामिल करने से मना कर दिया था। तो ये भी पूछ सकता है कि विद्रोह के दौरान पुलिस दल में किन किन कास्ट को
नहीं उसमें शामिल करने से मना कर दिया था। तो आपको याद होना चाहिए राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम। तो इस तरह के फैक्ट बहुत सारे हैं, तो आप लोग इसको देखेंगे। इसमें भी आप देखो यहाँ पे, आप देख रहे हो, ये सब भी फैक्ट है, ये सब फैक्ट ही है। तो आप इसको भी देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप इग्नोर करके पास करने का सोच भी नहीं सकते। ये देखो, ये देख रहे हो आप, इसमें भी सारे फैक्ट ही हैं, सब 1857 का ही फैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसा है। देखो 66 बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, सीडीपी 2018 में पूछा हुआ सवाल है, जितने भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं उन सब में पूछे हुए सवाल हैं इसमें। और आगामी जितने भी सवाल आ सकते हैं उसमें के भी सवाल हैं इसमें। यानी आप देखोगे यहाँ तक फैक्ट है 1857 का, 1857 का फैक्ट यहाँ तक आपको देखने को मिला। ठीक है, अब आता है भाई, तो ये सब आपको ही पढ़ना है, सब आपको ही याद करना है। मैं इस फैक्ट में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि फैक्ट है तो फैक्ट तो खुद ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, और बिना याद किए इसमें कुछ बनने वाला भी नहीं है। फिर आता है सरदारी या मुक्ति लड़ाई आंदोलन। 1858 से 95 तक का टाइम था, छोटा नागपुर का क्षेत्र है ये। उद्देश्य क्या था? अपने क्षेत्र में विदेशियों को भगाना, अपने क्षेत्र से विदेशियों को भगाना इनका उद्देश्य था, सरदारी या मुक्ति लड़ाई आंदोलन का। कारण क्या था? देखो, इनकी सरदारी एवं अधिकार छीन लिए गए थे, ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता था। यानी आप तो देख ही रहे हैं कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए कितना इन्होंने अपना जोर लगाया था। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, सरदारी एवं इनके अधिकार छीन लिए जाना ही इसका वो था, मतलब कारण था इस लड़ाई का। और ये हुआ था इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसका उल्लेख मिलता है एक्सी राय की पुस्तक द मुंडान में। द मुंडान किसकी पुस्तक है भाई? एक्सी राय की पुस्तक है। और एक्सी राय की पुस्तक में सरदार मुक्ति लड़ाई आंदोलन के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। यह आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ। पहला चरण था इसका कृषि का दौर, दूसरा था पुनरुत्थान का दौर, और तीसरा था राजनीतिक दौर। कृषि और पुनरुत्थान के दौर में किसान एवं जमींदारों में झड़प होती थी। इन दोनों में पहले दूसरे में किसान और जमींदार टकराते थे। और राजनीतिक दौर में सभी विदेशी के खिलाफ यह कर दिया गया, और यह 1890 से शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो 1858 से 1895 देख रहे हो ना, तो लास्ट का जो टाइम था, तो 90 तक तो किसान और जमींदार अपने में लड़ते रह गए। बाद में उनको समझ में आया कि भाई असली जिम्मेदार तो कोई और है, क्योंकि ये लोग समझने में इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी ना, इस वजह से। 1890 में स्टार्ट होता है इनका राजनीतिक दौर। परिणाम को क्या हुआ? विद्रोह असफल रहा, इसीलिए आदिवासी एक नेता की तलाश करने लगे, और अंततः इनको बिरसा मुंडा मिल जाता है, बलि का बकरा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देखो, खरवाड़ विद्रोह आंदोलन के बारे में देखेंगे। देखो खरवाड़ आंदोलन जो था, अब देखो खरवाड़ आंदोलन जो था, खरवाड़ आंदोलन 1874 में होता है। ठीक है, संथाल परगना का क्षेत्र होता है खरवाड़ वाला। ठीक है, नेतृत्व इसका कौन करता है? भागीरथी माझी करते हैं इसका नेतृत्व। भागीरथी माझी आप देख रहे हो, ये करते हैं। आदिवासियों में बाबा के नाम से प्रसिद्ध है भागीरथी माझी। खुद को बौसी गांव का राजा घोषित कर दिया था इन्होंने, और खुद ही कर वसूलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो खुद को इन्होंने बौसी गांव का राजा भी नियुक्त कर दिया, और राजा घोषित कर दिया, और खुद ही टैक्स वगैरह वसूलने लग गए थे। ये अहिंसक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था ये। ठीक है, उद्देश्य क्या था? प्राचीन मूल्य एवं जनजातीय परंपरा को पुनः स्थापित करना। और कारण क्या था? भू राजस्व व्यवस्था भाई। जल, जंगल और जमीन, इन्हीं के लिए तो इनकी लड़ाई होती थी, इनको कुछ ज्यादा कहाँ चाहिए होता था। तो खरवार आंदोलन भी देख रहे हैं, कारण क्या था? इस आंदोलन का भू राजस्व व्यवस्था था, नेतृत्व भागीरथी माझी ने किया था। जनजातियों में इन्होंने मतलब खुद को बाबा के नाम से फेमस कर रखा था, और संथाल परगना का ये क्षेत्र था। भागीरथी माझा माझी क्या करते थे? बौसी गांव में खुद ही टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और अपने क्षेत्र में, और खुद को वहाँ का राजा भी घोषित कर लिया था। ये अहिंसक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था, प्राचीन मूल्य एवं जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना चाहते थे ये। फिर आता है बहावी आंदोलन। भाई बहावी आंदोलन देखो, सबसे पहले अरब क्षेत्र में अब्दुल अल बहाव, जो देख रहे हो, अब्दुल अल बहाव ने बहावी आंदोलन को प्रारंभ किया था। भारत में इसका नेतृत्व कौन किया है? तो सैयद अहमद राय बरेली। राय बरेली इनका नाम इसलिए जुड़ता है क्योंकि राय बरेली यूपी में एक जगह है, तो राय बरेली। तो इसी के मतलब उस जगह के नाम पे जहाँ के ये थे, इन्होंने अपने नाम के आगे राय बरेली लगाया था। तो सैयद अहमद थे, 1921 में ये पटना आए थे। केंद्र कहाँ था भाई? केंद्र पश्चिम उत्तर सीमा पर ये सितना था, और मुख्य केंद्र इनका पटना था। 1822 से लेकर 1868 तक के बीच में रायबरेली ने पटना में 4 प्रतिनिधि नियुक्त किए, जिनका नाम था इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन इसने ही, मोहम्मद हुसैन नहीं, मतलब मोहम्मद हुसैन को इन्होंने खलीफा नियुक्त किया। ठीक है,
किसने नियुक्त किया था? रायबरेली ने नियुक्त किया था। रायबरेली मतलब सैयद अहमद रायबरेली ने नियुक्त किया था। इसका बहावी आंदोलन का दो केंद्र था, एक पश्चिमी जो पश्चिमोत्तर सीमा है वहां, और एक पटना था। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। बंगाल का जो खारेजी आंदोलन था इसी आंदोलन से प्रेरित था, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके दमन हेतु जो है ना, दो अभियान चलाए गए। 1863 में अम्बेला का अभियान, 1865 में पटना अभियान चलाया गया। देखो 1865 में पटना अभियान चलाया गया था। इसके तहत क्या हुआ, जो विद्रोहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं काला पानी का भी। काला पानी किसको मिला था? अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम। तो अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम बहावी आंदोलन के दो ऐसे नेता थे जिनको काला पानी की सजा हुई थी। और इस बहावी आंदोलन को दबाने के लिए कौन? एक अम्बेला का युद्ध और एक पटना का अभियान। अम्बेला अभियान और पटना अभियान दोनों चला था। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे फैक्ट, फैक्ट ही दिख रहे ना आपको, ये सब फैक्ट आपको खुद ही याद करना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ जरूरी है, तो इतना ही जरूरी है जितना आपका एग्जाम पास करना। तो आप इसको देखेंगे, देख रहे हो, देखो जितने भी स्टार मार्क में होंगे, देख रहे हो स्टार मार्क में जितने भी स्टार मार्क में होंगे, ये सभी फैक्ट्स हैं। देख रहे हो, ये सभी फैक्ट्स हैं और इसको आपको याद करना ही है। और जो एरो के मार्क में होगा ना, देख लो इस टाइप के एरो के मार्क में, ये जो है ना, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे मुंडा विद्रोह या उगुलाव विद्रोह। देखो मुंडा विद्रोह या उगुलान विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में होता है। क्षेत्र इसका रांची रहता है। नेतृत्व इसका करता है बिरसा मुंडा। कारण क्या था? कारण था भाई दीपुओं द्वारा शोषण, वही बाहरी लोगों द्वारा शोषण, उत्पत्ति व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप, क्योंकि ये लोग ईसाई धर्म को मतलब प्रोत्साहित कर ही रहे थे। बिरसा मुंडा ने बिरसा ने आनंद जो पांडे थे इनसे वैष्णव धर्म की शिक्षा ली थी। इसीलिए बिरसा मुंडा के अगर गुरु का नाम पूछे तो आनंद पांडे थे, आप याद रखेंगे। बिरसा स्वयं ही किस भगवान का अवतार मानते थे? तो सिंहबोंगा जो इनके भगवान थे, इनका अवतार मानते थे खुद को। उपदेश इन्होंने क्या दिया था? आचरण शुद्धता, आत्म शुद्धता और एकेश्वरवाद, इनके तीन उपदेश थे। 24 अगस्त 1895 में क्या होता है? बिरसा को रांची में गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ दिन बाद इनको छोड़ दिया जाता है। गिरफ्तार रांची में एक चलकस नामक जगह है, वहां से इनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करता मियर्स मियर्स ने इनको गिरफ्तार किया था। कुछ दिन बाद छोड़ दिया। कुछ दिन बाद क्रिसमस के दिन ईसाइयों को चारों तरफ से इन लोगों ने घेर कर नरसंहार कर दिया, मतलब काट पीट दिया। ठीक है, फिर 3 फरवरी 1900 को बिरसा फिर गिरफ्तार होते हैं और 9 जून 1900 को हैजा से इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में ही। परिणामतः काश्तकारी एक्ट 1908 लागू होता है और फुटकट्टी को फिर से मान्यता मिल जाती है। फुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन वगैरह था ही इनका, तो काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू होता है और इनको फिर से मान्यता मिल जाती है। ठीक है, फिर देखो स्टार मार्क में है, ये सारे फैक्ट्स हैं। तो आप आपको ही देखना है, आप याद करेंगे खुद ही इसको, ये आपका काम है। ठीक है, मैं बड़ा करता हूँ इसको। ये देख रहे हो, ये सब फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सब फैक्ट्स हैं। और ये थोड़ा मेरे को दिखा कि कहता है इसमें, ये इंडियन मीडिया जो पत्रिका है इसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बिहार में हिंदू और मुसलमान के मध्य सौहार्द और सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू और मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। ये फैक्ट्स है, ये लगता है ना पेज कहीं और का ऐड हो गया भाई। रुक जाओ, एक मिनट देख लेते हैं। कोई नहीं, मैं उसको शामिल कर दूंगा। ठीक है, तो आपने उतना देख लिया। अब हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो देखो 1885 में थोड़ा सा देखिए आप, प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था और अध्यक्ष थे कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बिहार से इसमें कोई भी शामिल नहीं हुआ था इस अधिवेशन में। टोटल 72 लोग इस अधिवेशन में शामिल थे। 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कलकत्ता में होता है यह अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। और बिहार से 31 लोग शामिल होते हैं।
तो आप इसको याद रखेंगे, दूसरे अधिवेशन में शामिल होता है तो पूछ देगा आपसे कि किस अधिवेशन में बिहार के सर्वप्रथम बिहार के लोग शामिल हुए थे, तो 31 लोग शामिल हुए थे दूसरे अधिवेशन में। 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है, कहाँ होता है भाई? मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और बिहार के दो लोग शामिल थे, एक थे शालिग्राम सिंह, एक थे गुरु प्रसाद सेन। दो लोग, यानी तीसरे अधिवेशन में इन दो लोग शामिल थे। इन दोनों का नाम याद होना चाहिए। इसमें 31 है तो इसमें से तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये दो लोग ही हैं तो इसमें से पूछ सकता है, याद रखिएगा। 1910 में 25वां इसका जो होता है वह कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। और बिहार से 39 लोग शामिल होते हैं। तो 25वें अधिवेशन में बिहार से 39 लोग शामिल थे। कब हुआ था? 1910 में। अब थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर दूं। ठीक है, देखो आप, देखो बिहार में हुए कांग्रेस के 3 अधिवेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है पहले। 27वां अधिवेशन 1912 में होता है। सबसे पहले बिहार में अधिवेशन 27वां अधिवेशन होता है कांग्रेस का। वह कहाँ होता है? यह होता है बांकीपुर, पटना में। बांकीपुर पटना में होता है 1912 में। और पहली बार जवाहरलाल नेहरू भी बिहार इसी टाइम आए थे, 27वें अधिवेशन के टाइम ही आए थे, आप याद रखेंगे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर एन मडोलकर थे। और महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्वागत समिति के हेड मजरूल हक को बनाया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। 27वां जो 37वां जो था ना, 27वां में 1912 में हुआ, 37वां 1922 में, और 27वां बांकीपुर पटना में हुआ था। 37वां गया में होता है। अध्यक्ष इसके रहते हैं चितरंजन दास। ठीक है। किस जनजाति के लोगों ने दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था? तो भाई उरांव जनजाति के लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि विधान परिषद में प्रवेश को लेकर 27वां अधिवेशन में यह बात की गई थी। फिर आता है 53वां अधिवेशन 1940। ये भी बिहार में होता है। अब ये झारखंड का एरिया है, रामगढ़ का एरिया है, रामगढ़ झारखंड। अध्यक्ष इसके होते हैं अबुल कलाम आजाद। 1940 के बाद से 1945 तक भाई कोई भी अधिवेशन नहीं होता है। इस वजह से 1946 फिर 1946 में होता है अधिवेशन। तो इस वजह से 6 साल तक तो अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष रह जाते हैं। 1908 में क्या होता है? नवाब जो सरफराज हुसैन खान था, इसकी अध्यक्षता में क्या होता है? बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा बुलाई जाती है। और इसी सभा में क्या होता है? 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाता है। कहाँ पे भाई? तो पटना में। और आप ना इसको याद रखेंगे, किसके? तो 1908 में यानी सभा बुलाई जाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में यह सभा बुलाई जाती है कांग्रेसियों की। किसके अध्यक्षता में? सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में 1908 में एक सभा बुलाई जाती है। 1908 में इसमें क्या होता है? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गठन होती है। और इस गठन ये जो है, ये कहाँ होती है गठन? पटना में होती है। और इसमें ही यानी इसी में 1908 वाले में ही क्या कहते हैं? फखरुद्दीन ने सबसे पहले बंगाल से बिहार को पृथक करने की बात की। तो आप याद रखिएगा, बंगाल से बिहार को पृथक करने की बात इसी अधिवेशन में कहा गया था। जो बिहार यानी 1908 में जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी था, इसका अध्यक्ष हुसैन खान को बनाया गया था। और कोषाध्यक्ष इसके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो आप याद रखेंगे। 1909 में फिर देखेंगे बिहार कांग्रेस कमेटी का दूसरा सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है? भागलपुर होता है। पहला सम्मेलन कहाँ होता है भाई? पटना में। दूसरा होता है भागलपुर में। अध्यक्ष इसके बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष बनते हैं भाई मजरूल हक। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? मजरूल हक बनते हैं। और क्या कहते हैं, जो 1909 वाला जो ये कांग्रेस कमेटी का दूसरा सम्मेलन था, यह दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से आयोजित हुआ था। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ दिया था, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन या बंगाल विभाजन आंदोलन आप देखेंगे 1905 में हुआ था बंग भंग आंदोलन। ठीक है। घोषणा इसका कौन किया था? बंग भंग का, बंगाल विभाजन का, कर्जन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को। और उसने कहा कि यह लागू हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल में शोक दिवस इसी दिन मनाया गया था। और बिहार में जो है ना, प्रधानाध्यापक जो सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी थे, सतीश चंद्र चक्रवर्ती देख रहे हैं, इनकी प्रेरणा से 16 अक्टूबर को है ना दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। तो किसकी प्रेरणा से?
सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में ही 16 अक्टूबर को यह मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होने वाला था। कांग्रेस के अध्यक्ष जो इसमें कौन थे? इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन के टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, 1911 में वायसराय हार्डिंग द्वितीय द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। बंगाल विभाजन को निरस्त कौन किया था? हार्डिंग द्वितीय ने किया था 1911 में। ठीक है, और इस समय यह वायसराय था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो है ना, यह बंगाल विभाजन के साथ ही शुरू हो गया था। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स को फैक्ट्स मत समझिए। इस ये जो फैक्ट्स है ना भाई, ये देख रहे हो इतने फैक्ट्स, ये सारे इसी से संबंधित फैक्ट्स हैं, सारे बंगाल विभाजन से संबंधित फैक्ट्स हैं। और इसमें से अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो आप हो जाएंगे गुल्ली। देखो, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे ना फैक्ट्स उसी के बंगाल विभाजन के ही फैक्ट्स हैं। सारे देख रहे हो, सब के सब बंगाल विभाजन के ही फैक्ट्स हैं। ये देख रहे हो, ये सब के सब उसी के फैक्ट्स हैं, सब हैं बंगाल विभाजन वाले ही फैक्ट्स हैं। देखो, ये वाला बंगाल विभाजन का ही फैक्ट्स है, और इसको याद रखना आपका काम है। फैक्ट्स आपको याद होना ही चाहिए। यार ये थोड़ा सा ना उल्टा हो गया है। ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया भाई। अब इसको सीधा करने का ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। कैसे किया जाए यार? ये पीडीएफ में ही इंटर है, ये सीधा होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको ना आपको बता देता हूँ, ऐसे ही देख लेना ना आप। वैसे पीडीएफ में आप खुद तो इसको पढ़ ही सकते हो ठीक से। देखो, मुजफ्फरपुर बम कांड की बात कर रहा है, मुजफ्फरपुर बम कांड की बात ये कर रहा है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लिया जाए। देखो, देखो मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता है भाई? मुजफ्फरपुर बम कांड जो है ना 30 अप्रैल 1908 को होता है। 30 अप्रैल 1908 को होता है। कौन थे इसमें? तो इसमें देखो, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे, जॉर्ज, ये जो ये देख रहे हैं, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन गाड़ी, इनकी गाड़ी में जो है ना, इनकी गाड़ी में कौन रहती है? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं, और इनकी गाड़ी में जो प्रिंगले केनेडी की पत्नी, आप ये देख रहे हो, इनकी गाड़ी में जो है ना, गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी थी और उसकी बेटी थी, उसका डेथ हो जाता है, यानी वो मर जाते हैं। लास्टली क्या होता है कि खुदीराम बोस को तो 11 अगस्त को फांसी दे दी जाती है। 30 अप्रैल की बात थी, देखो 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। सबसे कम एज में फांसी पर चढ़ने वाले थे ये, 18 साल के ही थे खुदीराम बोस। और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे डर से सुसाइड कर लेते हैं। कैसा डर था भाई। ठीक है, अब देखो, उसके बाद देखोगे इनको फांसी हो जाती है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी सुसाइड कर लेते। तो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित दो लोग थे, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी। किस जज को मारना चाहते? तो किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे। ठीक है भाई, और देखोगे आप कि ये लोग मारने आए रहते हैं किसको? किंग्सफोर्ड की, वो जो जज किंग्सफोर्ड है उसको मारने आए रहते हैं। और मार किसको देते हैं? प्रिंगले की, जो प्रिंगले कैनेडी है, उसकी पत्नी और बेटी को मार देते हैं। ठीक है, तो आप इस चीजों को याद रखें। मारने आए किसी को, मार दिए किसी को। देखेंगे कि बम, जो मुजफ्फरपुर बम कांड है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है शांति नारायण की स्वराज नामक पत्रिका में हमें मिलती है। खुदीराम बोस को, अगर ये आपसे पूछता है कि खुदीराम बोस को किस भारतीय ने अरेस्ट किया था, तो भाई ये दो लोग थे, देख रहे हो, एक शिव प्रसाद मिश्र थे और एक फतेह सिंह। ये दो भारतीय पुलिस वाले थे जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था। और खुदीराम बोस के वकील का नाम कालिदास बसु है। तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद ये है फैक्ट। अब हम देखेंगे फैक्ट को, जो स्टार मार्क में है देख रहे हो आप, ये तो खुद ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे होम रूल आंदोलन और बिहार। यार उल्टा होने की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। होम रूल आंदोलन और बिहार।
उद्देश्य क्या था? देखो, होम रूल का उद्देश्य मेनली क्या था? संवैधानिक तरीकों से यानी स्वराज प्राप्त करना है। अभी तक ये लोग समझ नहीं पाए कि भाई संवैधानिक तरीके से कुछ नहीं होने वाला है अभी। लेकिन अनुनय विनय की राजनीति आप देख ही रहे हो। अभी आगे भी आप देखोगे सविनय अवज्ञा। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो होम रूल और बिहार में देखेंगे, होम रूल लीग में संवैधानिक तरीकों से स्वराज प्राप्त करना ही होम रूल का उद्देश्य रहता है। 26 अप्रैल 1916 को तिलक जी जो क्या करते हैं ना, पूना में, यानी जो पुणे महाराष्ट्र में क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते। तो 26 अप्रैल 1916 को तिलक जी ने क्या किया, पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। और 1 सितंबर 1916 को क्या होता है कि एनी बेसेंट जी क्या करते हैं, मद्रास में, देख रहे हो, एनी बेसेंट जी मद्रास में क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। 16 दिसंबर 1916 बिहार में होम रूल लीग का सम्मेलन किया जाता है, यानी होम रूल लीग बुलाया जाता है। और इसके अध्यक्ष के रूप में मजरूल हक को नामित किया जाता है। यह कहाँ बुलाया जाता है? 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की पहली बैठक बांकीपुर पटना में होती है, जिसके अध्यक्ष तो मजरूल हक थे। और उपाध्यक्ष के रूप में देखेंगे, उपाध्यक्ष के रूप में भाई देखेंगे तो सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिंह रहते हैं। ठीक है, सचिव भी देख लीजिए, बैद्यनाथ नारायण सिंह होते हैं। और उसके बाद देखोगे आप तो सचिन चंद्रवंशी सहाय, ये देख रहे हो, सचिन चंद्रवंशी सहाय सदस्य में राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह लोग रहते हैं, राम नारायण लोग जो है, चंद्रवंशी सहाय, हरिनारायण, ये सब ये लोग इसमें इसके वो है, क्या कहते हैं, सदस्य रहते हैं बिहार में। तो आप इसको ना थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से फैक्ट से स्टार्ट हो जाता है भाई। ये देख रहे हो, ये सदस्य लोग हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे, उससे संबंधित कौन थे। फैक्ट्स आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, ये आपको खुद ही पता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। भाई देखो, चंपारण सत्याग्रह मतलब 3 कठिया सिस्टम, यानी 3/20 सिस्टम था। 20 धूर का 1 कट्ठा होता है बिहार में। इसीलिए कहा जाता था कि 1 कट्ठा का 3 भाग पे, 1 कट्ठे के 3 भाग पे नील की खेती करनी थी। कोई ऐसा नहीं है कि नील की खेती पहले नहीं होती थी, नील की खेती पहले भी की जाती थी। लेकिन क्या होता था कि इस तरह का लूट नहीं था, इस तरह का लूट नहीं मचाया जाता था। 1867 के नियम से यह फिक्स कर दिया गया सबके लिए कि जितने भी जो जो लोग हैं चंपारण के, उन लोगों के पास जो भी उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि पे मिनिमम 3/20 भाग पे तो भाई आपको जो है ना, आपको नील की खेती करनी कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी कर दिया गया। 1917 में देखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917, ये गांधी जी का भी पहला ही सत्याग्रह था और सफल सत्याग्रह रहा है ये। ठीक है, देखो, यही बात कह रहा है कि 1867 के नियम से क्या किया, इसको कंपलसरी कर दिया। देखो, नील की खेती होती है ना भाई, दो विधि प्रसिद्ध था। एक था जिरात और एक था आसामी वाट। देखो, जिरात क्या होता था कि अंग्रेज अपने देख रेख में क्या करते थे, हल बैल की सहायता से नील की खेती करवाते थे। ठीक है, तो ये तो चलो थोड़ा ठीक भी था। आसामी वार क्या था, इसमें बहुत ज्यादा लूट खसोट था। देखो, इसमें एक तो 3 कटिया जो सिस्टम है ना, आसामी वार का ही एक भाग है। उसके बाद एक होता है खुश्की। खुश्की के बारे में मेरे को किसी बुक में मिला नहीं यार, नहीं मेरे को गूगल पे मिला खुश्की क्या था। लेकिन खुश्की असमी बार का ही एक पार्ट था। एक था कुर्तौली। कुर्तौली में क्या होता था भाई, किसानों के घर एवं खेत को ना लॉन्ग टाइम के लिए बंधक बना लिया जाता था। लॉन्ग टाइम इन द सेंस सिर्फ 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए। सर्वाधिक शोषण इसी टाइम होता था। ठीक है भाई, टाइम हो रहा है अभी 3:45, इसलिए नींद आ रही है। कुर्तौली में क्या होता था, किसानों के घर एवं खेत को जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए बंधक बना लिया जाता था। फिर देखो वो नोट, चंपारण सत्याग्रह से पहले भी नील कृषकों द्वारा विद्रोह हुआ है। देखो, मैं तो पहला ही आपको बताया। 1867 में आप 60 में देखेंगे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पेट्रियट के जो संपादक थे, उनके नेतृत्व में बंगाल के क्षेत्र में किया गया था। 1866-68 में दरभंगा एवं चंपारण के कृषकों द्वारा किया गया था। वही 1890 में बंगाल क्षेत्र में नील कृषकों द्वारा किया गया था। तो ये तो है, लेकिन कोई फायदा कहाँ होने वाला था? फायदा लिखा हुआ भाई, इसको फायदा बना लेना। ठीक है, कोई फायदा कहाँ होने वाला था? तो जब नील की खेती शुरू कर दी गई थी 1867 से, आप देख ही रहे हैं। चंपारण में सिर्फ नील ही नहीं था, नील के अलावा भी बहुत सारे शोषण के तरीके थे। जैसे कि आप देखोगे ना, ये देख रहे हो आप, ये जैसे देखो, ये पैन खर्च। देखो, सिंचाई, पैन खर्च का मतलब होता है सिंचाई कर। सिंचाई कर जो था ना, वो 3 रुपए/बीघा था। देख रहे हो आप। सलामी था, जिसको 3 कटिया लगान कहते हैं, 3 रुपए/बीघा। बेटमारी मतलब हल बैल के बदले शुल्क लिया जाता था, हल के बदले
₹3 पर ईयर। अगर आपको आपके पास हल नहीं है और हल आप लेते हैं ना, तो उसके बदले भी आपको शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है। बांध बेहड़ी देखो, बांध बेहड़ी देख रहे हो भाई, ये भी मालगुजारी पे ही शुल्क था। अगर माल बांध बेहड़ी क्या आता था कि अगर मालगुजारी आपने दिया, अगर ₹1 मालगुजारी दे रहे हैं और उसका आपको रसीद चाहिए, तो ₹1 मालगुजारी पर एक आना का शुल्क लगता था, ताकि आपको जो है ना उसका रसीद मिलेगा। ठीक है। मड़बन आपको पता है, लड़की के शादी में मड़बा बनाते तो ₹1 देना पड़ता। सगौड़ा क्या था, विधवा जो औरत थी, उसकी अगर शादी करनी होती तो उसके लिए ₹5 का शुल्क था, यानी उसको सगौड़ा कहेंगे। हथियाही क्या था, अगर देखो यानी मान लो कोठी वाले लोगों को अगर हाथी वगैरह खरीदना होता तो वो भी किसानों से उसका पैसा वसूलते थे। कोल्हुआपन, जैसे ईख और तेल वगैरह पेरना है तो उसके लिए कोल्हू बनाते हैं, तो कोल्हू के लिए भी आपको ₹1 शुल्क देना है। चुलिया बनाने, हल्दी वगैरह उबालने के लिए अगर आपको चूल्हे की जरूरत पड़ती है, चूल्हा आप बनाते हैं तो उसको भी ₹1 दो। मतलब देख रहे हो यार कि मतलब कितना ज्यादा इन लोग का लूट खसोट मचा हुआ था। आप देख रहे हो, ऐसे ही देखो, मतलब कितना था ये भी देख लो। हावी देखो, हावी देखोगे तो कोठी वाले बीमारी खर्च भी किसान से वसूलते थे, हावी वही था। बाट छप्पी या बेचाई क्या था, दुकानदारों के बटखड़े पे ₹1 का शुल्क लगता था। आमदी सलामी, यानी गांव में कोई ऑफिसर आया तो सब आदमी अपने अपने घर से एक एक रुपया दो उसको सलामी के तौर पे। सरितावन क्या था, मालगुजारी भरने के बाद रसीद चाहिए तो आप ₹1 दो, एक आना दो, मतलब देख रहे हो बहुत सारे। अंततः क्या होता है, लास्टली क्या होता है, महेश नारायण ने अपनी बिहारी नामक पत्रिका, भाई ये बिहार, ये देख रहे हो, ये बिहारी नारायण नामक पत्रिका, ये किसकी पत्रिका थी, तो बिहारी नामक पत्रिका महेश नारायण की थी। इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से यानी कांग्रेस का ध्यान, यानी लोगों का ध्यान खींचने का बहुत प्रयास किया। ठीक है भाई, लोगों का ध्यान खींचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इसमें होने वाला कुछ नहीं था, इससे हुआ कुछ नहीं। अब बिहार के कृषक क्या करते हैं, बिहार के कृषक यानी राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिलने के लिए यानी गांधी जी के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लेते हैं। क्यों, क्योंकि इनको पता चलता है कि एक गांधी जी हैं, मतलब जो अफ्रीका में बड़े कांड किए हैं, तो इनसे मिलकर ही अब मुझे लगता है कि इसका जुगाड़ लग सकता है। इसीलिए कानपुर में क्या करते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलते हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी को सारे मामलों से अवगत कराते हैं। देख रहे हो आप, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलते हैं, विद्यार्थी से मिले और सारी व्यथा सुनाई। इन्होंने अपने अखबार, जैसे कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप में एक लेख छापा जिसका नाम था चंपारण में अंधेरा, जिसका नाम था चंपारण में अंधेरा। इनकी सलाह से क्या होता है, शुक्ल जी गांधी जी से मिलने साबरमती पहुंचे, लेकिन मुलाकात हुई नहीं भाई। ठीक है। दिसंबर 1916 लखनऊ अधिवेशन, बिहार के प्रतिनिधि के रूप में आप देख रहे हो कितने लोग शामिल थे। तो इसमें 2 लोग मतलब शामिल थे, जो जो इनका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। देख रहे हो आप, इनमें जो जो लोग हैं ना, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे शुक्ल जी, रामदयाल साहू, हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, पीर मोहम्मद मुनीस, नहीं ब्रज किशोर प्रसाद। अब 2 लोग इसमें ना ठीक ठाक काम करते हैं। एक ब्रज किशोर प्रसाद है, इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये क्या करते हैं ना, ये प्रस्ताव पेश करते हैं, चंपारण से संबंधित में प्रस्ताव पेश करते हैं ये ब्रज किशोर प्रसाद। ये 2 प्रस्ताव पेश करते हैं, एक तो पटना यूनिवर्सिटी बिल यानी पेश करते हैं और एक चंपारण से संबंधित बिल पेश करते हैं। ठीक है। वही शुक्ल जी क्या करते हैं, गांधी जी को इसी अधिवेशन में चंपारण आने के लिए आमंत्रित कर देते हैं भाई। देख रहे हो, चंपारण आने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। ठीक है। होता क्या है, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी शुक्ल जी के साथ सबसे पहले पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल 1917 को ही गांधी जी पटना से मुजफ्फरपुर आते हैं और जेबी कृपलानी के घर पे रुकते हैं, चाय नाश्ता वगैरह होता है। और उसके बाद 11 अप्रैल 1917 को आप देखोगे तो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव से आपको पता ही है कि उन्होंने हेल्प मांगी, लेकिन उसने दिया नहीं। और प्लांटर्स एसोसिएशन का जो सचिव था उसका नाम था J.M. विल्सन। फिर तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर से भी उस दिन मिलते हैं और उसने भी इनका हेल्प नहीं किया, जिसका नाम था एलेक्स मर्सेड, और उसने गांधी जी को चंपारण जाने पे भी रोक लगा दिया था। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ना विल्सन ने हेल्प की, ना मर्सेड ने हेल्प की। मर्सेड ने तो यहाँ तक कि इनको चंपारण जाने से भी रोक लगा दिया। ठीक है। इस समय चंपारण में धारा 144 लागू था। चंपारण के कलेक्टर जो डब्ल्यू जे हार्डहॉक था, इस समय चंपारण का कलेक्टर जो था डब्ल्यू जे हार्डहॉक था, इसने बाबा पर धारा 144 का उल्लंघन है तो ₹10 का जुर्माना लगाया।
10 रुपए का जुर्माना लगाया, बाबा देने से इनकार किए थे, इनको जेल में डाल दिया। धारा 30 धारा के तहत डाला था भाई। तो आप यहाँ पे देख लो, धारा 108 था ये, धारा 108 के तहत इनको जेल में डाल दिया। ठीक है। फिर क्या होता है, 21 अप्रैल को बाबा रिहा हो जाते हैं, 16 को जेल में डाला था, 21 को बाबा रिहा हो जाते हैं। 21 को बाबा क्या होता है, रिहा हो जाते हैं। 22 अप्रैल को क्या होता है, बाबा बेतिया पहुंचते हैं। ठीक है। 27 अप्रैल 1917 को बाबा शुक्ल जी के साथ गाँव मुरली भरावा पहुंचते हैं। मुरली 22 अप्रैल को पहुंचते हैं। और 23 मई 1917 को बाबा ने जांच कर एक रिपोर्ट बनाई और चीफ सेक्रेटरी को सौंप देते हैं। ठीक है। परिणाम तक 10 जून 1917 को चंपारण में कृषकों की स्थिति जांच हेतु एक समिति बनी, जिस समिति का नाम था चंपारण एग्रेरियन समिति। इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष इसका बनाया गया FG सलाई को, और सदस्य इसमें थे एक तो बाबा खुद थे, अनिल गांधी बाबा, और एक राधा हरि प्रसाद, एक थे नारायण सिंह, एक थे DJ रेड, और एक थे जी रैनी, और एक थे LC आलामी। ये सभी 6 लोग जो है ना, ये सदस्य बने। और अध्यक्ष FG सलाई थे चंपारण एग्रेरियन कमेटी की। इसने रिपोर्ट अपना दिया कब, इसने रिपोर्ट दिया 4 अक्टूबर 1917, और इस रिपोर्ट में राइटिंग करके समाप्त कर 4 मार्च 1918 चंपारण अधिनियम बनता है। और इसमें बगान मालिक जो है ना, चंपारण अधिनियम क्या कहता है आप थोड़ा देखो, ये थोड़ा याद रखना आपको, ने पूछा भी है पहले। बगान मालिक 25% जो भी इलीगल वसूली किए हैं ना, उसका 25% वापस करेंगे, 3 कटिया समाप्त हो जाए। कोई अवैध कर ना रहना चाहिए, अवैध कर को समाप्ति से जितने भी देखते थे, बटछप्पी ये वो हावी आमदी सलामी, ये सब समाप्त हो जाए। माल गुजारी को 20% तक कम कर दिया, और रैयतों को नील उपजानों से मुक्ति कर दी, यानी मुक्ति दे दी कि रैयत अपनी चाहे तो उपजाए और चाहे तो न उपजाए, ये उनकी मर्जी है। ठीक है। सब मैं तो चालू लगा देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे बाबा का पहला और यह जो है ना चंपारण सत्याग्रह, बाबा का पहला और सफल सत्याग्रह, बाबा का पहला सत्याग्रह कौन सा, चंपारण, और बाबा का सफल सत्याग्रह भी चंपारण है। बिहार में बाबा के सहयोगी कौन कौन थे, ये आप यहाँ पे देख लेंगे। इन सबका नाम आप याद रखेंगे क्योंकि वो पूछेगा। उसके बाद देखिए ये सब फैक्ट्स हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा, भारत नेता पत्रिका ने क्या कहा, ये सब सारे फैक्ट्स हैं। ये देख रहे हो, ये इस देख रहे हो, ये सारे फैक्ट्स हैं। और इस फैक्ट्स के बिना आपके एग्जाम में सवाल बनेगा ना। देख रहे हो, ये सारे फैक्ट्स हैं। ये देखो, ये सारे फैक्ट्स ही हैं। यहाँ पे आपके क्लास का नाम, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का फैक्ट्स खत्म होता है। देखो, अब यहाँ पे आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपको याद ही होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या करता है, तुर्की ने ब्रिटिश के विरुद्ध, यानी ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ देता है, और मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है। ठीक है, साथ दिया, मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई, तुर्की साम्राज्य को वहां पर आपस में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ब्रिटेन के जो खलीफा, ब्रिटेन ने क्या किया, खलीफा का जो पद था तुर्की में उसको समाप्त कर दिया। और इससे क्या है ना, विश्व के सभी मुसलमान कुपित हो गए। रीजन क्या था कि सभी मुसलमान खलीफा को जो है ना अपना धार्मिक गुरु मानते थे। ठीक है, इस वजह से 1919 के प्रारंभ में फिर इंडिया में भी खिलाफत कमेटी गठित हुई। नेतृत्व कौन किया, तो भाई नेतृत्व इसका किया अली बंधु। ठीक है। ये दो भाई शौकत अली और एक और नाम था उनका, तो अली, एक अली बंधु थे, और एक मौलाना आजाद थे, एक अजमल खान थे, एक हजरत उस्मानी थे। गांधी जी कहाँ चुप रहने वाले थे, गांधी जी ने देखा कि ये एक तो एक बेस्ट मौका मिल गया हमें, और इस मौका का फायदा उठाना चाहिए, गांधी जी भी इसमें घुस गए।
24 नवंबर 1919 गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में होता है और गांधी बाबा क्या करते हैं, सरकार के साथ असहयोग प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है। 30 नवंबर 1919 को क्या होता है, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा आयोजित की जाती है और इस सभा के अध्यक्ष होते हैं हसन इमाम। तो ये दो बीबीसी ने भी दिया ही है। तो ये सब तो आप इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन बिहार से जहाँ सवाल आता है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। 19 मार्च 1920 को क्या होता है, बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया। 1924 में क्या होता है, फिर तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है और यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा देखोगे कि खिलाफत आंदोलन के समर्थक बिहार में कौन थे, तो मजरूर हक थे। मजरूर हक का यार इंपॉर्टेंट रोल है। मजरूर हक तो यार वन ऑफ द बेस्ट पर्सन थे यार। मजरूर हक, राजेंद्र प्रसाद, नूरुल हसन, ब्रज किशोर प्रसाद, धर्मेंद्र और मोहम्मद शफी, तो ये लोग बिहार में माननीय इसका खिलाफत के सपोर्टर थे। और उसके बाद जितने भी भाई एक फैक्ट, ठीक है। यहाँ तक खिलाफत के फैक्ट्स हैं, स्टार मैनेजमेंट है ना। फिर आप देखो असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन देखोगे आप 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। खिलाफत के साथ ही गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस के मन से असंतोष व्यक्त करते हुए, जो आपने पीछे देखा है 1919 में पीछे वाले लेक्चर, मतलब पीछे वाले पेज में देखा ही आपने कि असहयोग का प्रस्ताव भी इसमें गांधी जी ने पास कर दिया। सितंबर 1920 को क्या होता है, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं लाजपत राय जी, और लाजपत राय ने असहयोग को स्वीकार कर लिया। मतलब इसी कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग को स्वीकार किया गया था। और 31 दिसंबर 1920 को नागपुर का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, इसके अध्यक्ष होते हैं श्री वी राघवाचार्य जी, और इन्होंने असहयोग को पूर्ण स्वीकृति दे दी। ठीक है। इससे पूर्व में ही 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां सेशन होता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां सेशन होता है। कहाँ पे होता है भाई, भागलपुर में होता है। अध्यक्ष इसके राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं और बाबू धरणीधर के द्वारा असहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और अनुमोदन इसका किया था शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद। ठीक है। जो मोतिहारी के थे गोरख प्रसाद, इन्होंने अनुमोदन किया। तो ये आप याद रखेंगे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें सेशन पहले ही हो गया था, 18-19 अगस्त में ही हो गया था। जबकि आप देख रहे हैं कलकत्ता का सेशन अधिवेशन जो होता है कांग्रेस में वो सितंबर में होता है, और वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होता है। अगस्त में कौन सा सम्मेलन था, 12वां सम्मेलन था। अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और हुआ क्या, भागलपुर में हुआ। और प्रस्ताव कौन प्रस्तुत किया था, धरणीधर किया था, और अनुमोदन उसका कौन किया, आप देख रहे हैं। इफेक्ट क्या होता है भाई, देखो ऐसा फैक्ट नहीं है। देखो जो कीड़ों में है ना, इफेक्ट्स नहीं है। मतलब फैक्ट्स के तौर पे मैंने इसको लिख दिया है, लेकिन फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स आपको स्टार पॉइंट में मिलेगा। कहता है भागलपुर में शराबबंदी आंदोलन चलाया गया धूमधाम से। ठीक है। शाहबाद में जो है ना नशाबंदी आंदोलन चलाया गया। और कहाँ कहाँ गया, पटना, जो है ना इन एरिया में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया। इसी टाइप का पूछ देता है शराबबंदी आंदोलन और नशाबंदी आंदोलन किस आंदोलन के समय में चला था। आप याद रखेंगे असहयोग के टाइम में चला था। परिषद चुनाव का बहिष्कार करते हुए उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया था। कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजबूर हक, मोहम्मद शफी, इन लोगों ने। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग वकालत छोड़ दी, जैसे कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण। एएन सिंह जहाँ पे मिले आप याद रखेंगे, एएन सिंह का मतलब है अनुग्रह नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, मथुरा सिंह, जगन्नाथ प्रसाद, ये सभी लोग ना, ये सब मतलब इस समय वकालत छोड़ दिया था। राजेंद्र प्रसाद का जो भाई महेंद्र प्रसाद है, वो महेंद्र प्रसाद ये राय साहब की उपाधि लौटा दी थी इस टाइम, और छपरा का मजिस्ट्रेट के पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और बजरंग सहाय नाम का एक पर्सन था जो लॉ कॉलेज छोड़ गया था इसी टाइम। तो बजरंग सहाय का नाम याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा इन लोगों का नाम। और राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी और महेंद्र प्रसाद ने क्या किया। 5 जनवरी 1921 गांधी जी ने क्या किया, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की भाई, पटना में की। और इसका हेड मास्टर किसको नियुक्त किया, हेड इसका नियुक्त किया भाई राजेंद्र प्रसाद को।
तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना भी गांधी जी ने असहयोग के टाइम में किया था। और गांधी बिहार, देखो गांधी जब बिहार आए तो उस समय बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी इन्होंने ही किया था, और इसके कुलपति बनाए थे मजरूर अख्तर, और कुलाधिपति इसको बनाए थे, कुलाधिपति बनाए मजरूर अख्तर, और कुलपति इसका बनाया ब्रज प्रसाद। तो आप याद रखेंगे गांधी जी 5 जनवरी को आए और 6 फरवरी को आए। 5 जनवरी को आए तो राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की, और हेड इसका लगे अशोक कौन आया। और गांधी जब 6 फरवरी को बिहार आए तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की, और इसका कुलपति कौन था, ब्रज प्रसाद, और कुलाधिपति मजबूर था। देखो असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या होता है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या होता है, मजरूर हक ने मित्र खैरू मियां से दान में प्राप्त जो भूमि, इनके मित्र जो थे खैरू मियां, इन्होंने इनको दान में एक भूमि दी थी जिसको सदाकत सदाकत आश्रम का इन्होंने निर्माण किया। कहाँ पे, दीघा पटना में। तो सदाकत आश्रम का निर्माण किसने किया था, भाई मजबूर हक ने किया था। और यही सदाकत आश्रम मदरलैंड नाम का अखबार निकाला करती थी। तो दो मदरलैंड अलग है और मदरलैंड अलग है, और सदाकत आश्रम जो है ना, मदरलैंड नाम का अखबार निकाला करती थी। 16 अगस्त 1921 को क्या होता है, सदाकत आश्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, और 11 प्रस्ताव पारित होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कपड़ा जलाना। इस गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल बजाज और मोहम्मद अली भी शामिल थे। फिर क्या होता है, 27 नवंबर 1921 बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवा दल की स्थापना की। ठीक है, प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए। तो कौमी सेवा दल क्यों बना था भाई, प्रांत में शांति बनाए रखने के लिए बना था। और ये कब बना था, 27 नवंबर 1921 को। फिर क्या होता है, मौलाना सज्जाद, मौलाना सज्जाद ने क्या किया, इमारत सरिया संस्था का गठन किया और सहयोग हेतु, तो इमारत सरिया संस्था असहयोग हेतु ही गठित किया गया था, और इसके गठनकर्ता कौन थे, भाई मौलाना सज्जाद थे। फिर होता है प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं 22 दिसंबर 1930 को पटना आते हैं, और इनको पटना में काला झंडा हड़ताल वगैरह विरोध वगैरह इनको देखना पड़ता है। द मदरलैंड, देखो मदरलैंड तो सदाकत आश्रम का था, द मदरलैंड में लिखा था कि हजारीबाग में सरला देवी के नेतृत्व में बड़े बहिष्कार शुरू हुआ था। तो हजारीबाग में सरला देवी ने बहिष्कार शुरू किया था। फिर है 5 फरवरी 1922 यूपी के देवरिया जिला चौड़ी चौड़ा, आप याद होगा आपको, नामक जगह पे क्या हुआ था, कुछ आंदोलनकारी क्या करते हैं, थाने में आग लगा देते हैं और 22 पुलिसकर्मी उसमें शहीद हो जाते हैं। गांधी जी सेट हो जाते हैं और असहयोग को वापस लेने का फैसला करते हैं, जिसके विरोध में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास जी। फिर देखो अब स्वराज पार्टी, देखो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने प्रयागराज में स्थापित किया था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन दिसंबर 1922 में जो गया में, इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग न लेने का प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन मिस्टर दास यानी जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग भाग लेने के पक्ष में थे, इसीलिए जो चित्तरंजन दास ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया और स्वराज पार्टी का गठन किया। तो आप याद रखेंगे। फरवरी 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन होता है, और इसके अध्यक्ष रहते हैं श्री नारायण प्रसाद, और सचिव बनते हैं अब्दुल वाणी। अब इनको एक बार देख लीजिए। ये देख रहे हो, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये ना सब फैक्ट्स हैं, और फैक्ट बोल रहे हैं। ये सभी फैक्ट्स हैं असहयोग और स्वराज पे। ये सभी के सभी फैक्ट्स हैं। ये सभी के सभी फैक्ट्स ही हैं इसमें।
है। अब देखिए, अब आता है किसान सभा। 1922-23 में किसान सभा। 1922-23 में क्या होता है, मुंगेर में होता है, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। कौन है? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। तो किसान सभा का गठन कब हुआ? 1922-23 में। किसकी अध्यक्षता में? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। कहाँ किया जाता है? किया जाता है। इसके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह बनते हैं और सचिव किशोर सिंह और सिद्धेश्वर चौधरी बनते हैं। तो आप याद रखेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। किस चीज के? 4 मार्च 1928। आप देख रहे हो, 4 मार्च 1928 बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा का गठन हुआ। औपचारिक किसान सभा का गठन और अध्यक्ष बनेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर नवंबर 1929 सोनपुर में क्या होता है? विधिवत प्रांतीय किसान सभा या विधिवत प्रोविंशियल किसान सभा का स्थापना होता है। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त किया जाता है और इसके भी अध्यक्ष होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर क्या होता है? अप्रैल 11 अप्रैल 1937 अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं सहजानंद सरस्वती और सचिव होते हैं इसको इंजीव गंगा। तो आप इसको भी याद रखेंगे। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कहाँ होता है? तो पहला तो होता है भाई 1929 में, और ये होता है सोनपुर में। दूसरा होता है 1934 में और होता है गया में। तीसरा होता है 1935 में और ये होता है हाजीपुर में। तो सोनपुर वाले में स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष रहते हैं और 34 वाले में पुरुषोत्तम दास टंडन और 35 वाले में सहजानंद सरस्वती। और इसी में जैसे कि तीसरा जो सम्मेलन है, इसी में जमींदारी प्रथा समाप्त करने की का भी प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। नवंबर 1937 में क्या होता है? देखो, नवंबर 1937 में चौथा सम्मेलन होता है किसान सभा का बीरपुर भागलपुर में और जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रमुख किसान नेता एवं उनके कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ रहे हैं? तो देखो, यदुनंद शर्मा गया में काम कर रहे थे किसानों के लिए। कार्यानंद शर्मा थे बड़ियाटाल जो मुंगेर का है। जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया था कार्यानंद शर्मा ने। यमुना काली जो थे ये दरभंगा और सारण में थे। और राहुल संकृत्यान जो है अन्नाबाड़ी या अंबाड़ी सिवान में थे। ठीक है, उसके बाद ये सारे फैक्ट्स हैं। अब देखो, साइमन कमीशन और बिहार क्या होता है? साइमन कमीशन और बिहार 1927। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा तो 10 वर्ष बाद एक समिति आने वाली थी इसकी जांच के लिए, लेकिन 1927 में भारतीय विधिक आयोग, जिसको भी मतलब भारतीय विधिक आयोग कहते हैं, का गठन किया गया जिसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए साइमन आयोग भी कहते हैं इसको। यह आयोग 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा। नारे क्या लगाए गए? साइमन को बैक और हड़ताल एवं काले झंडे भी दिखाए गए। यह आयोग जब लाहौर पहुंचा तो लाल लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 12 दिसंबर 1928 पटना जो भी पहुंचा तो अनुग्रह नारायण सिंह ANC जो है अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में विरोध पेश करना पड़ा। परिणाम था नेहरू रिपोर्ट 1928 में 11 मांगे रखे गए और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग 1929। इसके बाद सारे फैक्ट्स हैं। फिर थोड़ा हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार 1930। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज्य के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इसी प्रस्ताव को अनुरूप 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांग रखा गया और इविन के सामने इस समय। ठीक है, और डेडलाइन रखी गई 31 जनवरी 1930 तक। यानी इन्होंने क्या किया, इविन के सामने अपनी ये मांग रखी और उसका डेडलाइन दिया कि भाई आप 31 जनवरी 1930 तक इस पे ध्यान देना, नहीं तो हम लोग सब ने शुरू कर देंगे। इविन ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है? 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा शुरू होता है साबरमती आश्रम से। ठीक है, 24 दिन की दांडी यात्रा होती है।
दांडी यात्रा होती है साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर पैदल चल के 9 अप्रैल को क्या करते हैं ये लोग दांडी पहुंच के नमाकरण होते और यहीं से सविना भव्य आंदोलन शुरू हो जाता है भैया। देखो थोड़ा सा कह रहे बिहार में गिरिवर चौधरी ने काट या उनका नाम काड़ो बाबू का नाम से भी फेमस है दांडी यात्रा में भाग लिया था तत्पश्चात यह आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। तो आप याद रखेंगे बिहार से गिरिवर चौधरी जो थे दांडी यात्रा में भाग लिए थे। 15 अप्रैल 1930 को क्या होता है बिहार में सबसे पहले जो यह आंदोलन पश्चिमी चंपारण में शुरू होता है उसके बाद सारण में। तो सबसे पहले यह आंदोलन शुरू होता है सबने भक्ति आंदोलन तो पश्चिमी चंपारण में शुरू होता है। विपिन बिहारी ने क्या किया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे ये इनके नेतृत्व में यह शुरू हुआ था। तो बिहार में सबसे पहले सबने भक्ति आंदोलन पश्चिमी चंपारण से शुरू हुआ है उसके बाद सारण से। 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड चलो का नारा दिया गया। इस स्थान को मानी नखास पिंड जो है ना पटना में है और नखास पिंड चलो का नारा दिया गया और यहीं से जो है ना इसका नेतृत्व कौन किया था तो अंबिका कांत सिंह किए थे और इन्होंने किया और नकाश पिंड को ही चुना गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। तो आप याद रखेंगे कि नकाश पिंड चलो का नारा भी सबने अवज्ञा आंदोलन के ही टाइम में दिया गया था। नकाश पिंड जो है एक जगह है पटना का वहीं पे नमक कानून तोड़ने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था। जैसे दिल्ली चलो नारा दिल्ली के लिए था कि सभी लोग दिल्ली आओ ऐसा ही जो था नकाश पिंड चलो आंदोलन। ठीक है नकाश पिंड आंदोलन जो है ना ये 16 से 21 अप्रैल तक चला था। रामवृक्ष बेनीपुरी रामनाथ जी अंबिका का जिन्होंने नेतृत्व किया था नकाश पिंड का और जसूलाल गुप्त ये लोग जो है आदि लोग पटना में गिरफ्तार कर लिए गए। मई 1930 को क्या होता है स्वदेशी लीग स्थापित होती है पटना में। स्वदेशी लीग स्थापना कब होती है मई 1930 में और इसके अध्यक्ष बनते भाई अली इमाम। 9 मई 1930 को बिहार कांग्रेस कमेटी ने सबीना अवज्ञा को स्वीकार कर लिया। तो बिहार कांग्रेस कमेटी ने कब किया था स्वीकार 9 मई 1930 को और 9 मई 1930 को नंगी हड़ताल होता है। नंगी हड़ताल क्या था इसके नेतृत्व राम विनोद सिंह ने किया था। छपरा जेल के कैदी लोग क्या करते थे ना भाई विदेशी कपड़े का बहिष्कार के लिए लोग इन्होंने क्या किया सारे कपड़े उतार के जला दिए फेंक दिए बाहर और जला दिए और नंगे हो गए। ठीक है यही नंगी हड़ताल है कहाँ के छपरा जेल में हुआ था। इसका नेतृत्व राम विनोद सिंह ने किया था। चौकीदारी कर बंद आंदोलन जो है ना इस सारण चंपारण शाहाबाद पटना मुंगेर और भागलपुर में चौकीदारी कर बंद आंदोलन चला था और ये भी सविनय के ही टाइम में चला था। ठीक है तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 30 जून 1930 सविनय के टाइम में ही कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी गिरफ्तारी के बाद दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया और राजेंद्र प्रसाद जो है ना क्या कहते दीप नारायण सिंह कहाँ गए थे भाई भागलपुर थे और इनको दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया था 27 अगस्त 1930 को। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी समेत अन्य नेता रिहा कर दिए गए। क्यों क्योंकि गांधी के जो समझौता हुआ था 1930 में इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इसलिए सर्वाधिक लोग भाग लिए थे। लगभग 87 लोग भाग लिए थे लेकिन कांग्रेस का उसमें कोई भी मेंबर नहीं था इसलिए यह जो पहला सम्मेलन था नवंबर तक साबित हुआ था। इसीलिए गांधी जी समेत अन्य जो राजनीतिक लीडर थे उनको रिहा कर दिया गया था गांधी संपूर्ण सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन के बीच में समझौता होता 1931 में और इसमें कहा जाता है कि सबने अवज्ञा जो है ना वापस वो राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दीजिए और तटीय क्षेत्र में नमक उत्पादन को अनुमति दीजिए। तो इन्होंने बोला कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दीजिए तटीय क्षेत्र में नमक उत्पादन की अनुमति दीजिए हमें और पश्चात हम क्या करेंगे सबने अवज्ञा को रोक देंगे। गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला जो 1930 में हुआ था सर्वाधिक लोग पहले में ही भाग लिए थे 87 लोग भाग लिए थे लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया इस वजह से यह निरर्थक साबित हुआ। ठीक है दूसरा अधिवेशन में गांधी जी और सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था और तीसरे अधिवेशन 1932 में था जिसमें जिन्ना और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सबसे कम लोगों ने 46 लोग भी इसमें भाग लिए थे तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद इसका फैक्ट्स है फैक्ट्स को ओपन करते हैं साइड इसका फैक्ट्स है इसका फैक्ट्स फैक्ट्स भाई फैक्ट्स तो गड़बड़ क्या
क्यों पता है? क्योंकि मैंने जैसे सवाल देखा है ना बीपीएससी के प्रीलिम्स में, हिस्ट्री वगैरह से, देखेंगे लगभग लगभग आपका सवाल ना यहीं से बन जाएगा। लगभग क्या, लगभग आप यूँ मान लो कि आपका 99.98% सवाल यहाँ से बनेगा। आप इसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939, पृष्ठभूमि क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपको याद ही होगा। आपको याद होगा ये जो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु क्या होता है, 8 अगस्त 1940 को वायसराय नेतृत्व ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव आपको पता ही है कि भारतीयों को का सहयोग प्राप्त करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक प्रस्ताव पारित करता है कौन? नेतृत्व। और उसी को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव में भाई कुछ प्रावधान थे, जैसे भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी जिसमें भारतीय भी शामिल होंगे, युद्ध के पश्चात एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और अल्पसंख्यक को असक्त किया जाए, मतलब किया कि आज कि आप लोग तो टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग किसी ऐसे लोगों को सत्ता नहीं देंगे जो आपके खिलाफ हो या आपके विरोध में हो। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को भी इन्होंने निश्चित कर दिया। तो लेकिन इसका अगस्त प्रस्ताव उन्होंने माना नहीं, क्योंकि डोमिनियन स्टेट की तो बात ही खत्म हो गई। डोमिनियन स्टेट की बात हमने संविधान के आंदोलन, जब हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बनाया, कब स्वतंत्रता दिवस मनाया था हमने 1930 में, तभी हमने इसको छोड़ दिया कि नहीं, हमने अब डोमिनियन नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अगस्त प्रस्ताव के पश्चात क्या होता है, भारत में जो परिस्थितियां बनती है, सरकार ने भारत के प्रति अड़ियल रवैया अपनाया, क्योंकि हमने अगस्त प्रस्ताव को माना नहीं। परिणाम तक क्या होता है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ कर दिया जाता है और मांग क्या रखा जाता है, यह नेक्स्ट पेज में आप देखिए। ये देखो, मांग रखा जाता है इसमें, देखोगे, मांग रखा जाता है कि युद्ध में भाग लेने के खिलाफ जो है ना, आवाज उठाने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले हमें। अगर लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए तो लोग दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे, गांव के से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे, जिसका नाम दिल्ली चलो आंदोलन होगा। 17 अक्टूबर 1940 के दिन पहले सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे बने, और दूसरे सत्याग्रही जो वो जवाहरलाल नेहरू बने। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बीपीएससी ने पूछ चुका है। 27 नवंबर 1940 बिहार, पहले सत्याग्रही बनते हैं श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे सत्याग्रही बनते हैं अनुग्रह नारायण सिंह। किस समय की बात चल रही है ये? तो एक बात चल रही है, देखो यार, आप व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, इसी से संबंधित अगर प्रस्ताव वगैरह भी आपने देखा। देखो, गया में कुछ महिला सत्याग्रही को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से नाम था इनका प्रिया मंदा देवी, जानकी देवी और जगत रानी देवी। तो इन लोगों का नाम, आप महिलाओं का नाम तो जरूर याद रखेंगे। उसके बाद नीचे देखिए फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। हम्म, अच्छा, फैक्ट्स है। इसका संबंध व्यक्तिगत सत्याग्रह से नहीं है, लेकिन फैक्ट्स है, तो आपको देखना चाहिए क्योंकि उसी टाइम का ही फैक्ट्स है, इसमें फैक्ट्स है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखो भारत छोड़ो आंदोलन आप देखोगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। बैकग्राउंड देखेंगे, 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। 3 सितंबर 1939 को क्या होता है, ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी एवं भारतीय सहमति के विरुद्ध युद्ध में शामिल करने को कर दिया। 28 महीने तक गवर्नमेंट जो चली थी कांग्रेस, उसने 1939 में इस्तीफा दे दिया, और 1940 में हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह से कोशिश किया बट असफल रहे। अंततः 1942 में हमने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, और ये स्टार्टेड बाय गांधी जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, भारतीयों का विश्वास प्राप्त करने हेतु क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया 22 मार्च 1942 को, जिसमें 3 मेंबर थे। एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स, इसी वजह से इनका नाम, इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन था। एक उसमें मेंबर थे एबी अलेक्जेंडर, और एक पैट्रिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन ने कहा हम युद्ध के पश्चात भारतीयों को जो है ना डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। फिर गांधी जी ने इसको पूर्ण से कह के इसको काट दिया, कह के डोमिनियन स्टेट की बात कहाँ है, और वो भी हमने, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन
पोस्ट डेटेड इसलिए कहा कि भाई तुम लोग तो ये वाली बात कर रहे हो कि पहले क्या करो, क्या कह रहे हो कि खीर पहले बना दो, दूध हम बाद में देंगे। ठीक है। 14 जुलाई 1942 को फिर क्या होता है, वर्धा में होता है कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक की जाती है और ब्रिटिश शासन को शीघ्र ही समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है। तो वर्धा में जो कांग्रेस कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसी में ब्रिटिश शासन को शीघ्र समाप्त करने का निर्णय लिया गया। वो आप याद रखना। अब देखो, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में होने वाला अधिवेशन जो है ना कलकत्ता में संपन्न होता है, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया और वल्लभ भाई पटेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो कलकत्ता अधिवेशन जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। कुछ दिन बाद गांधी जी अरेस्ट हो गए। गांधी जी ने इसे अंतिम संघर्ष कहते हुए कहा कि करो या मरो। तो करो या मरो का नाम भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था गांधी जी ने। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह भी गिरफ्तार हो गए। अरेस्ट इनको किया था WJ आर्चर ने। राजेंद्र प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह को मार के जेल में बैठाया गया। 10 अगस्त को क्या होता है, उनकी बहन जो भागवती देवी है ना, भागवती देवी, इसकी अध्यक्षता क्या होता है, चरखा समिति की महिला सदस्यों ने कदम कुआं में एक सभा आयोजित किया। तो भगवती देवी की अध्यक्षता का मतलब चरखा समिति की जो महिला होती है, इसका विस्फोटन चरखा समिति की महिला सदस्य ने क्या किया, कदम कुआं में एक सभा आयोजित किया। तो आप याद रखेंगे किसके नेतृत्व में 10 अगस्त को भगवती देवी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर। फिर क्या होता है, इस आंदोलन के समय में ही बिहार में आंदोलनकारियों को जो है ना 51 वर्ष तक की सजा दी गई थी। 51 वर्ष तक की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त को क्या होता है, दिवाली में झंडा फहराने तो छात्रों ने जुलूस निकाला। तो पटना के कलेक्टर जो डब्ल्यू जी आर्चर, याद रखेंगे जो सचिवालय कांड है, सचिवालय गोली कांड, उस समय कलेक्टर WG आर्चर था। उसने ही जो है ना गोली चलाने का अधिकार मतलब आदेश दे दिया। इसने ही गोली चलवा दी। 7 लोग शहीद हो गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, सचिवालय के सामने क्या होता है, 7 शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के पहले गवर्नर जयराम दास ठीक है। तो एक एक बार सवाल पूछा था बिहार के किसी एग्जाम में कि किस व्यक्ति ने WG आर्चर को इस काम के लिए उनके सामने ही आए, उनके मुंह पे डांट लगाई थी, ऐसे सवाल बनते हैं। तो भाई श्री कृष्ण सिंह जी थे। तो आप याद रखो क्या करोगे, ऐसे सवाल रहते हैं। 9 नवंबर 1942 को क्या होता है, जब प्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ क्या होता है, जेल से भागकर नेपाल पहुंच। ठीक है। इनके 5 साथी कौन थे, तो उनका नाम आप टैक्स में लिखेंगे। नेपाल पहुंचे और यहाँ पे आजाद रास्ता का गठन किया। नेपाल में राजविलास जंगल था, राजविलास जंगल, इस राजविलास जंगल में आजाद रास्ता का गठन होता है। इस संगठन किस टाइप का था भाई, ये छापामारी की तरफ अग्निशस्त्रों को चलाने की शिक्षा देता था। ये तोड़ फोड़ करना, ठीक है, अंग्रेजों का में बाधा डालना, यही इनका काम था। आजाद रास्ता का, आजाद रास्ता के जो निदेशक थे कौन थे, तो नित्यानंद सिंह थे। और सदस्य में सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, ये सब भी भागने में थे। आजाद रास्ता की पहली बैठक जो है ना समेली में होती है। समेली का है भाई पूर्णिया में। ठीक है। और राम मनोहर लोहिया आजाद रास्ता के जो है ना रेडियो प्रचार का दायित्व उन्हीं पर था। मतलब जो क्या कहते हैं रेडियो प्रचार प्रसार होता उसकी मतलब इस ये आजाद रास्ता की जो बात थी लोगों तक पहुंचाने, जो लोगों की बात आजाद रास्ता तक पहुंचाने की, प्रसार की, नहीं प्रचार प्रसार की, तो यह राम मनोहर लोहिया पे था। राम मनोहर लोहिया भी आजाद रास्ता के सदस्य थे। याद देखते हैं सूर्यनारायण सिंह, दयानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल और राम मनोहर लोहिया। नियुक्त किया था नागरिक विभाग का प्रभारी जो है ना आजाद रास्ता ने वासुदेव नारायण को नियुक्त किया। और वही सैनिक विभाग का प्रभारी आजाद रास्ता ने नरसिंह नारायण को नियुक्त किया था। बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन चलाया था। ये भी आप याद रखेंगे इसी आंदोलन के समय। बिहार में आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना लॉन्च था, जिसका 1948 में निकाय सॉरी मैदान तक किया गया 1948 में। ठीक है। तो पटना लॉन्च था इसका मुख्य केंद्र। फिर सियाराम दल के बारे में जानेंगे। सियाराम दल के बारे में आप लोग पढ़े लिखे होंगे। सियाराम दल के बारे में जानेंगे। सियाराम दल की स्थापना जो है भागलपुर के सियाराम सिंह द्वारा किया गया था। इसके सदस्य थे नित्यानंद सिंह, बिंदेश्वर सिंह और पार्थ साथी।
नित्यानंद सिंह, बिंदेश्वर सिंह और पार्थ साधु, ये तीनों सियाराम दल के सदस्य थे और इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। अब उसके बाद देखेंगे भाई ये सारे फैक्ट्स, आगे भी देखेंगे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे फैक्ट्स हैं। आगे भी देखोगे ये सारे फैक्ट्स हैं, 42 के हैं। आगे भी देखो, ये सारे फैक्ट्स हैं। ये मत सोचना कि फैक्ट्स है ऑनलाइन में तो खराब है भाई, ऑनलाइन में तो मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे लगा मेन इसको जरूरी नहीं है फैक्ट्स को रखना चाहिए, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। देखो सचिवालय गोलीकांड में जो 7 लोग मरे थे ना, उनका नाम यहाँ पे, ये सब फैक्ट्स में ही लिखना ज्यादा ठीक रहता है, और सिर्फ वहाँ पे था फैक्ट्स है। ये थोड़ा सा ये देखो आप, ये भी फैक्ट्स ही हैं। एक क्वेश्चन था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की प्रवर्तन, इसको क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की प्रवर्तन संबंधी कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा पुलिस ने जगत लाल चौधरी के 2 वर्ष के बच्चों को जानबूझकर मार डाला था। ठीक है, उसके 2 वर्ष के बच्चे की, तो उसकी पत्नी भी उस वहीं पे थी, जगत लाल चौधरी की पत्नी भी वहीं पे थी। फिर कहता है राम विनोद सिंह के मकान को डायनामाइट से उड़ा दिया गया, ये भी बात सही है भाई, ऐसा ऐसा सवाल है। 30 नवंबर 1942 तक बिहार में 14,478 व्यक्ति अरेस्ट हो गए थे, जिसमें से 8783 को तो जेल हो गया था, 134 शहीद हो गए, 362 घायल हो गए थे, मतलब वो पूरे मारने की सजा मिली थी। ये भी याद रखिएगा। बिहार मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश होता है बाय रणधीर भारद्वाज, सहज आईएएस। तो भाई इस प्रकार ना मैंने जल्दी 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 लेक्चर 3 भी देखो 2 घंटे का हो गया, मैंने जल्दी जल्दी आपको बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री करवाया। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री जब आपने किया होगा तो आपका इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है ना, लगभग इसमें 70% आपका खत्म हो गया है, यानी 60% को मान लीजिए, 60-65% आपका खत्म हो गया है। आप लोग क्या करेंगे, इसका फैक्ट्स पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं फैक्ट्स नहीं बताने लगता हूँ तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, और ये लोग 57-58 पेज का मैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, और जितनी भी लेक्चर हुई तो सबका पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि मैं इतना बड़ा कैसे, देखो और लोग जो पढ़ाते हैं ना, वो आपको पढ़ाते हैं एक दूसरा। अब आपका उसमें सवाल एक या 2 सवाल होता है, मान लो सपोज दैट कि बिहार हिस्ट्री से सवाल है, और लगभग सारे सवाल अगर अपने लेक्चर से हो, कितना मजा आएगा। 110% का टारगेट अचीव करना हम लोग को, तो कोई टारगेट नहीं, हम लोग को व्यूज सिलेक्ट करने हैं, छोटा छोटा लेक्चर 1 घंटे या 3 घंटे में खत्म कर देते हैं। मुझे लगता है बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री अगर पूरा पढ़ाना हो तो 3 से 4 घंटे का समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिहार मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 60% इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को आपको समझना ही पड़ेगा। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपना भी और मेरा भी। मेरा क्या ख्याल रखोगे आप लोग, थोड़ा सा अगर आपसे बन पड़े तो लाइक शेयर कर देना यार, किधर ना पड़े, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर देखिएगा तो, और इग्नोर मत करना कि नहीं छोड़ देता हूँ, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा। देखो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको करना ही पड़ेगा, और वो कर करो हंसकर करो, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन करना तो पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कितना अच्छे तरीके से करते हैं। मेरी जिम्मेदारी अभी हो जाती है खत्म, मैंने आपको कंटेंट दे दिया, कंटेंट में थोड़ा सा बेसिक जो भी था, जो भी मेरे को लगता था कि समझाने लायक है, मैंने उसको समझा दिया आपको। और उसके अलावा जो भी फैक्ट्स बचे हैं वो रटने का है, और रटना काम आपका है, ठीक है? मैं भी रटूंगा, आप भी रटेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके साथ मुझे भी तो एग्जाम देना है, तो इसलिए फिर मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।